अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल दिल बागी ठहरा आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा आपने? उस लड़की ने चलते हुए तेजी से रुख बदला और तीखे चतुन लिए मुकाबिल को देखा। वो जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसके अचानक से पलटने पर खुद को उससे टकराने से बचाता वहीं रुक गया। मैं कह रहा था कि एक पल को वो ठहरा और मुस्कुराया। कल ब्लैक ड्रेस में आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने खुद को हॉट कहने से बमुश्किल रोका। वो ब्लैक टॉप पर तुम पर बहुत सूट कर रही थी। उस लड़की ने अपने बारे में की जाने वाली इस गुफ्तगू को बमुश्किल हजम किया। क्या कहती हो? फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट। उसने अपना दाना हाथ आगे बढ़ाना चाहा, मगर इससे पहले ही लड़की का हाथ उठा और उसका रुखसार लाल कर गया। थप्पड़ की आवाज़ सुनकर सारे स्टूडेंट्स उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। भाई, फ्री का शो कौन छोड़ने वाला था? वो ढीठ इंसान अपने गाल पर हाथ रखे अभी भी ढीठों की तरह मुस्कुरा रहा था। उस लड़की ने दांत चबाते हुए उसे घूरा, तेजी से मुड़ी और नजरों से ओझल हो गई। स्टूडेंट्स में हर कोई जानता था कि वो हद दर्जा ढीठ है। यूनी में होने वाले ऐसे कई वाकयात से वो उसके आदी हो चुके थे, लेकिन भीड़ से कुछ दूर खड़े उसके दो दोस्तों ने उसके साथ होने वाले कारनामे को देखा और अपनी हंसी को रोकते नफी में सर हिलाने लगे। गो के उसके ऐसे कारनामों की हर किसी को ही आदत थी। वो दरवाजा धकेलती अदाए बेनियाजी से चलती सीढ़ियां उतर रही थी। लबों पे कल रात के गुजारे पल याद करके मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वो भी दरवाजा बंद करता उसी के पीछे आया था। वो अपने पीछे उसकी मौजूदगी को महसूस करती सीढ़ियां उतर रही थी कि सामने ही लाउंज में एक ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट में मलबूस खूबसूरत सी लड़की पर नजर पड़ते ही उसकी मुस्कुराहट यकदम गायब हुई थी। वो खूबसूरत दोशीज़ा उसी पर नजरें जमाए थी। ये कौन है? उसने रुख मोड़कर अपने पीछे आते शख्स से पूछा तो उसने उसके पीछे से पुश्त पे झांका। सामने बैठी लड़की को देखकर हवास बाख्ता हो गया। मैं अब इस लड़की की उंगली अपनी और थी। मुस्कुराती नजरों से देखते हुए बोली, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। उसकी बात सुनकर उसने बेख्तियार अपने पीछे खड़े शख्स को देखा, जिसके चेहरे पर इस बात के झूठा होने का कोई अमकान नहीं था। वो बेचारा तो खुद आंखें फाड़े देख रहा था। उसे उसे यही उम्मीद थी। क्या क्या ये सच है? वो चिल्लाई। नहीं, उसकी आवाज़ गड़बड़ा रही थी। ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ ना। उसने एक बार फिर अपने लब खोले। वो नफ़ी में सर हिला रहा था। तुम इस लड़की को जानते हो? बोलो, जवाब दो। हाँ। साथ ही एक लंबी सांस खारिज हुई। तुम धोखेबाज। तुमने झूठ बोला मुझसे, धोखा दिया मुझे। हाँ, कल रात जो हुआ वो क्यों किया मेरे साथ? वो धाड़ी। बेबी, मेरी बात सुनो। शट अप। अब अगर तुमने मुझे बुलाया या मुझे कॉल की तो बहुत बुरा होगा। कहते साथ ही वो उसे समझाने का कोई भी मौका दिए बगैर तेजी से सीढ़ियां उतरी और वहां से भाग गई। क्या यार सोहा? उसने नाराज नजरों से सामने बैठी लड़की को देखा, जो उसकी हालत का मजा लेती कहका लगा रही थी, और सीढ़ियां उतरता उसके पास चलाया और उसके साथ ही डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ गया। क्या? मैंने क्या किया? सोहा ने मुस्कुराहट दबाते हद दर्जा मासूमाना लहजे में कहा। इतनी मुसीबतों से एक गर्लफ्रेंड बनी थी, उसे भी भगा दिया। उसे अपनी गर्लफ्रेंड के चले जाने का मलाल कुछ ज्यादा ही हो रहा था। हाँ, तो गर्लफ्रेंड बनानी थी ना। ये तो जरा ढंग की बनाता। पीछे से एक और लड़के की आवाज आई, जो हाथ में ट्रे पकड़े और उसमें कॉफी के मग सजाए इन्हीं की तरफ आ रहा था। ट्रे को टेबल पर रखते खुद भी कुर्सी खींच कर बैठ गया। ना जरा खूबसूरत थी? तेरी चॉइस ऐसी कब सी हो गई सेमी? हाँ, कह तो तुम सही रहे हो यार। मैं भी इसे छोड़ने वाला ही था, लेकिन क्या करूं यार, कोई और खूबसूरत मिलती नहीं। लेकिन अच्छा हुआ खुद ही चली गई। समीर उर्फ सैमी ने हार्ड कॉफी का एक घूंट भरा। और वैसे भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, तो तेरी कैसे हो सकती है? उसने मुंह बनाया। जिस भी लड़की की कोई तारीफ करो वो उल्टा इम्प्रेस होने के थप्पड़ जड़ देती है। उसने कल के वाकये को सोचते हुए गाल को सहलाया। उसकी इस बेचारगी की एक्टिंग पर सोहा की हंसी छूट गई। अच्छा गाइस, चलो यूनि भी जाना है। उसने कॉफी का खाली मग टेबल पर रखते हुए दोनों को कहा। ठीक है, आते हुए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से चलेंगे। यार सिनो, तुम कभी तो सांस ले लिया करो। समीर ने सनान को आंखें दिखाई थी। यार तो क्या हुआ? सनान जिद्दी हुआ। अच्छा ठीक है, आते हुए सोचेंगे। अभी निकलो, वरना प्रोफेसर साहब का तो पता ही है, रेस्टोरेंट के बजाय ना वही खिला देंगे हमें कुछ ना कुछ। तो तीनों उठकर जल्दी से निकल गए। अब यार कौन सुबह सुबह प्रोफेसर की डांट खाए। फारिस यार, वो उसे देखते ही उसके गले लग गया। कैसा है यार? बहुत अर्ज से बात मिल रहे हैं। और तू सुना? उमैर ने उससे गले अलग होते हुए एक ही सांस में सब कह डाला। अरे वाह, बड़ा हैंडसम हो गया है, उमैर ने उसको गौर से देखते हुए कहा। और बता, उमैर उसे यहाँ देखकर बेहद खुश हुआ था।
पुरजोश तो फारिस भी था, आखिर 4 साल बाद मिल रहे थे। अब क्या इरादा है? पहले तो तू मैट्रिक के फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया चला गया, अब वापस कैसे आ गया? यार मॉम की ख्वाहिश थी कि मैं वापस आ जाऊं और यही पाकिस्तान में ही अपनी स्टडी कंटिन्यू करूं, सो मैं चला आया। आखिर में उसने खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा, तो अब पाकिस्तान में ही डेरा जमाना है। चल सही है, आजा। देखो तुम ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज मुझे जाने दो, इस चश्मा लगे लड़के ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, जो दिखने में ही किताबी कीड़ा लग रहा था। ना बेटा ना, डेढ़ तो पास करना ही पड़ेगा भाई, पहला दिन है, यूनी का रैगिंग तो होगी, उसने उसकी बेबसी पर हंसते हुए कहा। और अगर इतना ही डर लग रहा है तो यूनी करने क्या आए हो? घर बैठते। भीड़ में से एक और आवाज गूंजी। फारिस भी इन्हीं में मौजूद था। अब उस लड़के को फंसते हुए देख रहा था। सद शुक्र के वो बच गया था, मगर इस बेचारे का पता नहीं क्या होना था। देखो वो लड़की, उस लड़के ने उस चश्माटू को एक लड़की की तरफ इशारा करके दिखाया। तुम्हें बस इसके पास जाना है और उसे आई लव यू बोलना है, बस इतना सा काम है। चल शाबाश। लेकिन वो जानता था ये कोई इतना सा काम नहीं है, मगर फिर भी अल्लाह का नाम लेते होंठों को दांतों तले कुचलता आगे बढ़ गया। पीछे सब लोग उसे जाता हुआ देख रहे थे और इनमें से तकरीबन हर कोई जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। भाई कोई सुहाए को प्रपोज करे और जिंदा सलामत वापस आए, ऐसा कब मुमकिन है? वो मरे मरे कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। ठीक सामने ही वो लड़की अपने दो दोस्तों के किसी बात पे हंस रही थी। ये डेयर जितना आसान लगता था उतना था नहीं। उसके करीब पहुंचा और अपने खुश्क गले को तर किया। हेलो, कजन मुस्कुराते हुए कहा गया। सोहाए ने हैरत से इस चश्माटू लड़के को देखा। समीर और सनान भी उसी तरफ मुतवज्जो हो गए। वो आई लव यू, उसने सांस खींचते हुए जल्दी से कह डाला। व्हाट? सोहा की तो हैरत से आंखें फैल गई थी। वो इससे पहले कि वो की आगे भी कुछ कहता, सोहाए का मुक्का उसका नाक तोड़ गया। उसने बेअख्तियार अपने नाक पे हाथ रखा। पढ़ पढ़कर इतना तो कमजोर था कि नाक टूटने का गुमान ही हो गया था। लेकिन सोहा को क्या, उसकी भला नाक टूटे या कुछ और। अब तो अंदाजा हो गया होगा कि आइंदा नहीं बोलना। सनान उसे जाते हुए शायद समझा कर गया था। ये लड़की कौन है? इस चश्माटू को देखकर सबका कहका बुलंद हुआ था, जो अभी भी नाक पर हाथ रखे खड़ा था। फारिस ने इस सारे वाकये से लुत्फानंदोज होते हुए उमैर से पूछा, भाई इतनी हिम्मत? ये तो उमैर ने हंसी रोकते हुए बताना शुरू किया, ये सोहाए आलम है। बोला तो ऐसे जैसे सोहाए आलम होना बहुत बड़ा काम है। फारिस के चेहरे पर यही सवाल रकम था। आलमगीर कंपनीज के मालिक जहां जेब आलम की बेटी। उमैर ने उसके चेहरे से सवाल पढ़ते हुए जवाब दिया, अब भी ये जहां जेब आलम कौन था उसे क्या पता, मगर खैर पता है पूरी यूनी में सबसे खूबसूरत है, इसके साथ साथ अकड़ भी उतनी ही है। कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे जाके कोई कुछ कह सके, हालांकि इसके सामने जाते ही डगमगाते हैं। क्यों, ऐसा क्या है इस लड़की में? फारिस ने सोहा को नजरों में लेते हुए कहा। तुम्हें क्या पता, उसका भाई पूरा गुंडा है, गुंडा। एक बार एक लड़के ने जरा सा छेड़ क्या दिया, पूरे गुंडों की फौज लेकर पहुंच गया यूनी में और सबके सामने इस बेचारे की ऐसी हालत की कि हड्डियां तो टूटी ही टूटी, मगर किसी लड़की को छेड़ना तो दूर, आइंदा सोचेगा भी नहीं। तो किसी ने कुछ कहा नहीं? कुछ नहीं किया? उसने हैरत से सवाल किया। कहा भी, सबको अपनी जान प्यारी थी और वैसे भी वो अपनी बहन के मामले में वो किसी को नहीं छोड़ता। वो सेकंड और मिडिल लाइन के फर्स्ट बेंच पर बैठा था और उमैर से यूं ही इधर उधर की हाँक रहा था। जब सोहाए कमरे में दाखिल हुई और किसी को अपनी मखसूस निशस्त पर बैठे देख उसके माथे पर बल पड़ गए। एक्सक्यूज मी, उसने फारिस के सामने आते हुए कहा। पहले तो फारिस उसकी आवाज पर चौंक गया और फिर उसके चेहरे से नजरें हटाना शायद भूल ही गया। इस कदर हसीन लड़की। वो 4 साल ऑस्ट्रेलिया रहा था, कई और ममालिक भी फिरा था, मगर इतना हसीन चेहरा पहली दफा देखा था। वो न जाने क्या कह रही थी, मगर उसकी नजर उसके मोतियों से चमकते दांतों पे ठहर गई। वो मुंह खोले बस उसे देखे जा रहा था। सब कुछ उसके अख्तियार से बाहर था। एक्सक्यूज मी, अब की बार सोहा ने गुस्से से टेबल बजाया था तो वो होश की दुनिया में वापस आया। यह जगह मेरी है, शायद आपको किसी ने बताया नहीं, सोहा ने चबाते हुए कहा। लेकिन मैं बैठ गया। फारिस ने उसकी पुरकशिश चेहरे से नजरें हटाकर कहा, लगता है तुम हमें जानते नहीं। सनान ने आगे बढ़कर उसे धमकाया। जान तो वो पहले ही गया था, सो चुपचाप उठ गया। उसके उठते ही सोहा धप से बैठी। वो दोनों भी वहीं उसके करीब ही टिक गए। फारिस उनसे दूर किसी दूसरे बेंच पर बैठ गया और फिर से एक नजर उनकी तरफ देखा। वो ब्लैक जींस और वाइट शर्ट में मलबूस थी। ब्राउन रंग बाल शानों पे खुले पड़े थे। वो दोनों भी तकरीबन उस जैसे कपड़ों में ही मलबूस थे। ब्लैक जीन्स के साथ वाइट टी शर्ट, बालों को जल से अकड़ाए हुए वो भी किसी रियासत के शहजादे से कम तो हरगिज नहीं लग रहे थे। वो अब किसी से बात पर हंस रहे थे। अच्छा तो ये दोनों कौन हैं? फारिस का इशारा समीर और सनान की तरफ था। ये दोनों इसके 2 दोस्त हैं और शायद कजन भी हैं। बचपन से ही साथ हैं और हमेशा साथ ही रहते हैं। गैंग है इनकी, एस क्रियो। उमैर ने आगे एक बार फिर तफसीली जवाब दिया था। अच्छा, एस क्रियो?
फारिस ने सवालिया नजरों से देखा। एस से सुहाय, एस से समीर और एस से सनान। फारिस ने समझते हुए उन पर नजर डाली, जो अब प्रोफेसर के आने से पहले ही क्लास से जा रहे थे। चलो कुछ और देखें, उमैर ने उसे खींचा, मगर वो क्या देखता, उसे तो अपने देखने की चीज मिल गई थी। सुहाय क्लासरूम में दाखिल हुई, बालों को झटका देते बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। दोनों भी उसी के पीछे थे, जैसे पीरों के पीछे मुरीद। यार, असाइनमेंट की आखिरी डेट आ गई है और अभी हमने कुछ भी नहीं किया। वो उनसे बात करती करती क्लास की तरफ मुतवज्जो हो गई। कोई मेरी असाइनमेंट बना दो यार, उसने इधर उधर मतलाशी नजरें दौड़ाते हुए कहा। तुम बनाओगे ना? उसने क्लास से बाहर जाते हुए स्टूडेंट को मुखातिब किया। नहीं यार सोहा, इस बार नहीं, उसने भी सरस से इनकार किया। सोहा यार हमारी भी। सनान ने पीछे से हाँक लगाई। यार मेरी तो हो जाने दो, फिर तुम दोनों को देखूंगी ना। क्या मुसीबत है यार, ये असाइनमेंट भी। वो सख्त झुंझला गई। लगता है इस बार खुद ही बनानी पड़ेगी। तुम लगते हो काम के, मेरी असाइनमेंट बना दो। सोहा ने उसी चश्माटू की तरफ इशारा किया और फिर खुद चलती हुई उसके करीब पहुंच गई। बना दोगे ना? ठीक है, बना देना। लास्ट डेट से पहले पहले वो उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर अपनी कहकर वापस पलट गई। और हाँ, 2 असाइनमेंट्स और भी बनानी है, कोई भी बना देना याद से, कहती वो एक बार फिर से क्लास से गायब हो चुकी थी। यार ये तो अपनी असाइनमेंट्स भी खुद नहीं बनाती, हर बार ऐसा ही करती है क्या? फारिस ने जाती हुई सोहाय से नजरें हटाकर सवालिया उमैर को देखा। यार जरा पीछे करना, पीछे पीछे। सोहा ने एक नजर प्रोफेसर पर डाली, जो सामने डाइस के पार खड़े थे, और फिर दूसरी नजरें वो अपने बराबर बैठे स्टूडेंट को हदायत दे रही थी। मैथ का टेस्ट हो रहा था, सब खामोशी से अपना अपना टेस्ट करने में मगन थे, जब फारिस ने टेस्ट से नजरें हटाकर अपने बराबर बैठी सोहा को देखा, जो गालिबन उससे नकल की अपील कर रही थी। प्लीज यार पीछे करना। फारिस ने चुपचाप सवाल पलट दिया। ओह, ये सवाल ऐसे है, मैंने तो शायद गलत कर लिया। हमारा तीसरा सवाल गलत है। सोहा ने हल्का सा पैर मार के सनान से कहा। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। हाँ, उसने सवाल पलटते फारिस को रोका और फिर उसे देखकर सवाल हल करने लगी। फिर उसने अपने आगे बैठे सनान को दिखाया और फिर मदद से उससे आगे बैठे समीर तक पहुंचाई गई। उसने सारा पेपर यूं ही हल किया, कभी इधर से कभी उधर से, अपना दिमाग तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। उसने किस तरह सारे पेपर फारिस की जान खाई थी, ये सिर्फ फारिस जानता था। पेपर के लास्ट मिनट्स रह गए थे। फारिस ने सरसरी सा उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र एक पेपर के पीस पर गई थी, जो अभी अभी उसे इससे आगे बैठे हुए सनान ने दिया था। यकीनन इस पेपर के पीस पर कोई सवाल हल था, जिसे देखकर वो जल्दी जल्दी आंसर शीट पे उतार रही थी। अच्छा, ये चौथे का है? सोहा ने सनान से पूछा। और 8वां क्वेश्चन? उसका नहीं आता, सेमी को भी नहीं आता। अच्छा। फिर प्रोफेसर ने सबसे टेस्ट पेपर्स पकड़ने शुरू कर दिए। यार क्या लड़की है ये। टेस्ट देकर आकर फारिस से रहा ना गया तो बोल पड़ा। खुदा की कसम, जो अगर उसने एक भी सवाल खुद से किया हो। हाँ, बस खूबसूरती ही है, आता जाता कुछ नहीं। अगर इतनी ही नालायक है तो यूनी कैसे पहुंच गई? बस भाई असल शौक है। सुहाय मोबाइल पर नजरें जमाए बेध्यानी से चल रही थी। होश तब आया जब सामने से आते फारिस से टकरा गई। औच, पलकें ठकरा उठाकर सामने वाले को देखा था। आई एम सॉरी, वो मैंने देखा ही नहीं। कोई और होता तो वो कभी यूं सॉरी ना कहता, मगर ये लड़की ना जाने उसके लिए क्या हो रही थी। ठीक है। सोहा पहली बार अब उसे देखा था। महंगी ब्रांडेड जीन्स शर्ट, जेल से खड़े किए गए बाल, ऊंचा लंबा दराज कद, वैसे भी समझा जा सकता हूँ आपको। क्या? सोहा ने नासमझी से उसे देखा था। सवाल मैथ के क्वेश्चन, ना जाने क्यों मगर वो चाहता था इस लड़की के साथ वक्त गुजारना। सोहाय ने उसकी आंखों में देखा, जहां एक अजीब सी चमक थी जिसे वो समझने से कासिर थी। ठीक है, उसने अपना इंदिया दे दिया था, जिसकी फारिस को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ओके यार सिनू, और कितना खाओगे? ये तीसरा पिज्जा है जो तुम ऑर्डर कर चुके हो। वो तीनों रेस्टोरेंट में बैठे थे जब सनान को तीसरा पिज्जा ऑर्डर करते देख सोहा की आंखें बाहर को उबल पड़ी थी। हाँ, तो मैं अकेला थोड़ी खा रहा हूँ, तुम लोग भी तो शामिल ही हो, उसने सरद से कहते हुए तीसरे पिज्जे का पहला स्लाइस मुंह में डाला। और वैसे भी अब पता नहीं कब आएंगे हम, तो मैं अभी खा लूँ ना सब कुछ। क्यों, बाद में क्या तुमने मर जाना है? या ये रेस्टोरेंट बाकी नहीं रहना जो तुम बाद में नहीं आ पाओगे? समीर ने उसे यूं पिज्जा खाते देख उबकाई ली। और अभी कल ही तो हम आए थे, तुम तो ऐसे खा रहे हो जैसे सदियों से ना देखा हो। यार क्या, मुझे खाने दो, तुम लोगों को खाना है तो खाओ, वरना ना सही मैं अकेला ही खत्म कर लूंगा। सुहाय और समीर उसे पेटू को देखकर रह गए थे। सचमुच पेटू हुई था। गुड आफ्टरनून मॉम, कैसी हैं? फारिस यूनी से आता सीधा अपनी मॉम के पास चला आया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, यूनी में पहला दिन कैसा रहा? अच्छा था, वैसे मानना पड़ेगा आपके पाकिस्तान को, काफी तरक्की कर ली है, वरना जब मैं यहाँ से गया था तो तब तो कुछ भी नहीं था। हाँ माशाल्लाह से, लेकिन ये मेरा पाकिस्तान क्यों, तुम्हारा भी है। सही कहा आपने। अब बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बाबा भी वापस यहीं आ जाए और यहीं आकर बिजनेस स्टार्ट कर लें, और फिर तुम्हारी शादी भी तो करनी है। आखिर में वो शोखी से बोली। ओ नो मॉम, अभी नहीं।
अभी मेरा मूड नहीं है। पागल ना हो तो। दिन यूं ही गुजर रहे थे। दोनों कभी ना कभी टक्कर हो जाती थी, लेकिन सहाय उससे जरा दूर ही रहती थी। उसकी आंखों में नजर आती वो चमक उसका हौसला गायब कर देती थी। उसने इस सूरत हाल का जिक्र अभी किसी से भी नहीं किया था। किसी से ना डरने वाली आज किसी की नजरों से बचती फिरती थी। वो दरवाजा धकेलकर अंदर आया तो सामने ही नजर सोहाए पर पड़ी। शायद किसी डांसिंग की रिहर्सल हो रही थी। लड़कियों का ग्रुप मीनार से बनाए गए और वो उनके ऊपर चढ़ रही थी। बिल्कुल ऊपर चढ़कर उसने देखा तो सामने ही फारिस नजर आ गया, जो अब उसे हाथ हिला के हाय बोल रहा था। उसकी वहां मौजूदगी से उसका कॉन्फिडेंस लो हुआ और वह लड़खड़ाई और इस मीनार समेत फर्श बोस हो गई। सज चुकर के फर्श के ऊपर सेफ्टी मैट्रेस बिछा रखा था। उसने एक नजर फिर इस तरफ देखा तो फारिस हंस रहा था और शायद उसे देखकर अब अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे उसके सामने सख्त जिल्लत का एहसास हुआ तो पैर पटकती बाहर निकल गई। वाकयात में तेजी आने लगी। जहां कहीं वो होती उसे फारिस भी इर्द गिर्द ही नजर आ जाता, जो इसी पर नजरें जमाए होता। वो जानकर भी उसके तासरात समझ नहीं पा रही थी। फारिस कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और टायर को देखा, जो गालबन फट चुका था। उसने कलाई से बंधी घड़ी में टाइम देखा। वो यूनी से निकला था और अब उसे घर पहुंचने में देर हो जानी थी। उसने टायर को ठुड्डा मारा और कैब मंगवाने के लिए मोबाइल ऑन किया। इससे पहले ही जुन से आती एक ब्लैक हैवी बाइक उसके करीब रुक गई। हैवी बाइक पर बैठा हुआ वो शख्स भी ब्लैक ड्रेसेड था। ब्लैक जीन्स के साथ शर्ट पहने, ऊपर से ब्लैक ही जैकेट जेबे तन किए हुए था। ब्लैक लेदर ग्लव्स में छुपे हाथ सख्ती से हैंडल्स पर जमे थे और चेहरे को भी ब्लैक ही हेलमेट में छुपाया हुआ था। लॉन्ग शूज पहने उसे लगा वो इसे जानता है, मगर कुछ भी कहे बगैर उसके पीछे जाकर बैठ गया। बाइक फिर से भागने लगी। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानता हूँ? फारिस ने ट्रैफिक के शोर की वजह से जरा ऊंची आवाज में कहा, मगर दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। वो सारा रास्ता उसे कुछ न कुछ पूछता ही रहा था, बोलता ही गया था, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं कौन था जो उसे लिफ्ट दे रहा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था। उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। बाइक अचानक से रुकी। उसने जरा नजर दौड़ाकर देखा तो वो अपने घर पहुंच चुका था। बाइक से उतरा और करीब ही खड़ा हो गया। बाइक चलाने वाले ने अपना हेलमेट उतारा। बाइक अचानक से रुकी तो फारिस ने देखा वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। बाइक से उतरा और करीब ही रुक गया। वो देखना चाहता था कि वो है कौन, उसे लिफ्ट देने वाला। बाइकर ने हेलमेट उतारा और एक अदा से अपने बाल झटके। सोहा? उसे लगा तो था कि उसने उस बाइकर को कहीं देखा है, मगर वो सोहा है ये ख्याल भूले से भी उसके दिमाग में नहीं आया था। सोहा ने बाल झटके और कानों में ठूसी हुई हैंड्स फ्री निकालकर बाहर निकाला। फारिस ने आंखें फाड़े उसे देखा तो मतलब वो सिरे से उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। अफसोस, फारिस ने नजर भरकर उसे देखा। यूं ब्लैक जींस और लेदर जैकेट में वो बिल्कुल इंग्लिश मूवीज की हीरोइन लग रही थी। ब्राउन रंग बाल अब रेड कलर में डाई हो चुके थे, जो उसके चांद से चेहरे को मजीद पुरकशिश बना रहे थे। वो थैंक्स, सोहा ने फकत सर हिलाने पर इक्तफा किया। तुम्हारा नंबर मिल सकता है? उसने कह तो दिया, मगर पहले दिन वाले लड़की की हालत और उमर कि उसकी भाई के मुतालिक बल्कि सरासर डराने वाली बातें बैक वक्त याद आ गई। सोहा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना नंबर उसे बता दिया। 03। फारिस को उसके घर तक ड्रॉप करके उसे एक अजीब सा एहसास ने आ घेरा था, जैसे वो समझने से कासिर थी। उसे घर तक ड्रॉप करने के बाद उसने कई मॉल्स में आवारागर्दी की थी। बस आवारागर्दी ही की थी, कुछ खास क्या, आम भी खरीदा नहीं था। अब वो थक कर बाहर निकल आई थी और पैदल चलने लगी। अपनी बाइक तो वो दूर ही दूसरी साइड पर छोड़ आई थी। यूं ही इधर उधर देखते वो मुसलसल सोच रही थी, जब अचानक से उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। बिना पीछे देखे वो जान गई कि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। वो रुकी नहीं, मुसलसल चलती रही। वो भी हनूज उसका पीछा करते रहे। उसके दिल में खौफ बढ़ने लगा। उसे अपने यहाँ अकेले आने पर अफसोस हुआ। काश कि उसने समीर और सनान को भी साथ दिया होता। वो अपना डिफेंस तो करना जानती थी, मगर 4-5 गुंडों से अकेले नहीं लड़ सकती थी। वो बिना कोई भी तासुर दिए आगे बढ़ती रही। जगह ऐसा ऐसा वीरान होती जा रही थी। कोई भी इर्द गिर्द मौजूद नहीं था। वो कैसे अपनी मदद के लिए किसी को पुकारती? चलती चलती वो एक वीरान इमारत की तरफ बढ़ गई, जिसकी कंस्ट्रक्शन जारी थी, मगर फिलहाल कोई वहां मौजूद नहीं था। उसके पीछे आते गुंडों के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मछली तो खुद ही शिकार के मुंह में आ गई थी। जरा आगे को जाके सोहा रुक गई। उसने पलट कर देखा तो वो उससे कुछ ही फासले पर खड़े खबासे से मुस्कुरा रहे थे। उसकी जान जैसे हलक में अटकी। इनमें से एक खबासे से हंसता उसकी तरफ बढ़ा। तो प्लीज, सोहा ने डर से इधर उधर देखा, मगर भागने की कोई जगह मौजूद नहीं थी। उसने उल्टे कदम उठाए तो उसने शख्स ने उसकी कलाई को सख्ती से जकड़ लिया। प्लीज छोड़ो, मुझे जाने दो। सोहा ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, जिस पर उस खबीस शख्स की गिरफ्त मजीद सख्त हुई। पीछे खड़े गुंडों ने भी खबासा से कहका लगाया। इससे पहले कि वो शख्स कुछ करता, उड़ता हुआ एक तीर आया और
उसकी इस कलाई में खुप गया जिस हाथ से उसने सोहा की कलाई को पकड़ रखा था। सोहा की कलाई उसके हाथ से छूट गई और वो दर्द से दोहरा हो गया। उसके पीछे खड़े नौजवान भी इस अचानक हमले से घबरा गए और हमला होने वाली जगह की तरफ देखने लगे। एक सतून के पीछे हुए समीर और सनान बाहर आए। गुंडे इन्हें देखते ही इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। सनान ने एक बार फिर तीर कमान से छोड़ा जो एक टांग पे जा लगा और वो भी दर्द से दौरा हो गया। इधर समीर ने भी एक शख्स को लातों और मुक्कों से ढेर कर दिया। आखिरी बच जाने वाला डरकर दम दबाकर भाग निकला। नाइस यार, क्या एंट्री मारी है, बिल्कुल हीरोज की तरह। चेहरे पर अब खौफ का कोई शायबा नहीं था। आते आते जब वो गुंडे उसके पीछे लगे थे तो वो घबरा गई थी, मगर फिर अपने हवासों पर काबू पाया और दिमाग से काम किया। आते आते बिना किसी को पता लगने देने के उसने मोबाइल फोन ऑन किया और इन्हें हेल्प का मैसेज भेज दिया और फिर अपनी लोकेशन भी सेंड कर दी। पीछे आते गुंडों में से किसी को कुछ पता नहीं चला था। चाहती तो भाग सकती थी, उसे कोई पकड़ ना पाता, मगर ऐसे कैसे जाने देती इन गुंडों को जिन्होंने उसका सोहाए आलम का पीछा करने की कोशिश की थी। सजा तो बनती ही थी। वो अब समीर और सनान की अपने साथ लाई हुई कार में बैठे घर जा रहे थे जब अचानक से उसका मोबाइल रिंग करने लगा। सोहा ने फोन उठाया और कान से लगा लिया। हेलो भैया, कैसे हैं आप? वो छूटते ही बोली, सोहा तुम ठीक तो हो ना? मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? सब ठीक है ना मेरी जान? उसके लहजे में फिक्रमंदी वाजे थी। सोहा ने फोन कान से हटाया और देखा तो सचमुच वहां पर कई मिस कॉल मौजूद थी। उसने फोन फिर से कान से लगा लिया। जी भैया, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप टेंशन ना लें। कहाँ हो? बाहर हूँ, आप फिक्र ना करें, हम साथ ही हैं। वो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो कॉल उठा नहीं पाई, सॉरी। क्या क्या हुआ था? तुम ठीक तो हो ना? जी भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन ना लें। वैसे भी ये दो बॉडीगार्ड है ना मेरी हिफाजत के लिए, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सोहा ने हर तरह से उनका डर दूर करने की कोशिश की। वो यूं ही था उसके हर मामले में हद से ज्यादा पॉजिटिव। आखिर वो थी उसकी इकलौती जान से प्यारी बहन। सोहा प्लीज यार, कुछ दिनों के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, बस कुछ दिनों के लिए, प्लीज प्लीज। सोहा ने चौंक कर कैरम बोर्ड से नजरें हटाकर सनान को देखा। वो समीर के साथ कैरम बोर्ड खेल रही थी। गेम बहुत ही सीरियस कंडीशन में दाखिल हो चुका था। क्यों? उसने उसकी इस बेखुदा ख्वाहिश पर जरा देर तकते रहने के बाद कहा, यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए, तो लड़कियां मेरी फैन हो जाएंगी। उसने अपनी इस बेखुदा ख्वाहिश की वजाहत की। मेरे भाई, लड़कियां तुम्हारी फैन नहीं होंगी, बल्कि तुम्हें जूते लगाएंगी जो तुम इनको छोड़ के किसी के पीछे लगोगे। और कौन सी गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? जब देखो लड़कियों के बीच ही दिखते हो। अभी भी गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? वाह भाई वाह। हमें देखो, मेरी तो एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। समीर ने एक ही बार में उसकी क्लास ले डाली और एंड में अपने दुख का इजहार भी किया। तुम तो बस ही करो समी, कल सारी रात किसके साथ थे? हाँ बोलो। सोहा यार प्लीज तुम बात मान जाओ ना। वो फिर से भिखारियों की तरह शुरू हो गया। देखो यार सिनू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। तुम मेरे भाई हो और हमेशा वही रहोगे। सोहा ने भरपूर बनकर मासूमियत से कहा, जिसने उसके बदन पर कोयले रखने का काम किया था। एक तुम्हें हम ही मिले थे भाई बनाने को। सनान मुंह बसोर कर रह गया। तुमने गर्लफ्रेंड क्या करनी है? गुजर तो रही है तुम्हारी रातें अच्छी खासी, मगर वो अब उसे क्या बताता कि गर्लफ्रेंड कितनी जरूरी है। आज काफी मजा आया ना यार। उसने बैग में से चाबी निकाली और नाप में फंसाकर घुमाई तो दरवाजा खुल गया। वो अभी अभी यूनी से लौटे थे और यूनी के ही तबसरे अभी तक जारी थे। लाउंज में पहुंचते ही मुख्तलिफ खानों की खुशबू महसूस करके वो चौंक कर रुक गए। इतने मजे के खाने की खुशबू कैसे आ सकती थी? घर में तो कोई भी नहीं था, तो कैसे? तीनों ने अपना हलक तर्क किया। इससे पहले कि कोई भी रद्द अमल देता, किचन से एक शख्स ट्रे उठाए बाहर आया। सोहा ने बेयकीनी से उसे देखा। उसे देखते ही कुछ पल सोहा हैरान रह गई और फिर अगले ही पल बच्चों की सी खुशी में सरशार हो गई। सरप्राइज विनीत भैया आप! वो मुंह खोले चिल्लाई। आप यहाँ कैसे? वो ऐसा कदम उठाते उनके पास आ गई तो विनीत ने उसे सीने से लगा लिया। आखिर जब मुझे पता चला कि मेरी जान पर कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं कैसे ना आता। अब ठीक हो ना मेरी जान? उसने उसे खुद से अलग किया और बगौर उसका चेहरा देखने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आ गए हैं ना तो मैं और भी ठीक हूँ। तब तक दोनों कुर्सी खींच कर बैठ चुके थे। समीर और सनान भी कुर्सी खींच कर बैठ गए। ये सब कुछ आपने बनाया है? सोहा ने मुतहीन नजरों से टेबल पर पड़े पकवानों को देखकर कहा, जिनकी खुशबू ही भूख बढ़ाने का काम कर रही थी। सच में भैया बहुत भूख लग रही थी। वैसे हुआ क्या था? क्या मसला था? विनीत ने बारी बारी समीर और सनान पर नजर डालकर पूछा और बिरयानी का भरा चम्मच सोहा के मुंह में डाल दिया। ऐसे ही था, जब वो आता था तो सोहा को अपने हाथों से खाना खिलाता था और सोहाए को बिल्कुल बच्चों की तरह ही ट्रीट करता था, जिसकी वजह से ही वो इतनी बिगड़ी थी। कुछ नहीं भैया, बस वो ऐसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम। फिर उसने मुख्तसर सारा वाकया इन्हें कह सुनाया। कहाँ है वो लोग? सारा माजरा सुनने के बाद उसके लब सख्ती से भींच गए। नहीं भैया, हमने इन्हें सबक सिखा दिया है। फिर काफी देर इधर उधर की बातें करने के बाद सोहा को सोने के लिए भेज दिया और खुद भी समीर और सनान
कि जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गया और दरवाजा खोल दिया, जिसका मतलब था कि अब जाओ। दोनों ने उसका मतलब समझते उसकी तकलीद की। वैसे तो वो तीनों इकट्ठे ही रहते थे इसी घर में, क्योंकि सोहाए अकेली होती थी। वैसे भी जहां तक याद पड़ता वो तीनों इकट्ठे ही रहे थे अपने घर में, बहुत कम, बस कभी कभार, वो भी तब जब नीत आया होता। ये पहली और आखिरी बार था कि तुम दोनों ने सोहाए को अकेला छोड़ दिया। अगर आइंदा कभी ऐसा हुआ तो याद रखना, मेरी बहन को अगर कुछ भी हुआ ना तो कोई कोई भी सलामत नहीं बचेगा, समझे तुम दोनों। उसने सख्त लहजे में इन्हें वार्न किया था। समीर और सनान तो पहले ही जानते थे कि वो इन्हें कुछ ना कुछ जरूर कहेगा, और वो उनके लिए भी बिल्कुल बड़े भाई जैसा ही था, हर मुश्किल में मदद करने वाला, मगर सोहाए के मामले में हद से ज्यादा पॉजिटिव। उसकी खातिर कुछ भी कर सकता था, फिर चाहे वो उसके कितने ही करीब हो। वो दोनों इकट्ठे ही घर में दाखिल हुए थे। सामने ही इन्हें फहीमा समीर की मॉम नजर आई थी। हाय मॉम, कैसी हैं आप? समीर ने आगे बढ़कर उनको अपने साथ लगाया था, फिर उनके हाथ चूमने लगा। आते जाते तो रहते ही थे, मगर फिर भी जब मैं इनसे मिलता तो यूं ही जज्बाती हो रहता। मैं बिल्कुल ठीक, तुम दोनों इस वक्त? वो भी उनको यूं अचानक देखकर खुशगवारी भरी हैरत में मुब्तला हो गई थी। हेलो आंटी, सनान ने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। चलते चलते वो लॉन तक आ गए, जहां सैमी के डैड भी न्यूज देखने में मसरूफ थे। सोहाई कैसी है? काफी दिनों से उसने भी चक्कर नहीं लगाया। उसके डैड ने उनका हाल पूछने के बाद हमेशा की तरह सोहा का ही पूछा था। आखिर वो उनके खानदान की इकलौती लड़की थी, जिसकी वजह से सब उसे सर आंखों पर बिठाए रखते, जिस पर सनान और सैमी जेलस हो जाया करते थे। ठीक है, उसे क्या होना है? वैसे तुम लोग इतनी रात को आ गए? उसकी माँ ने फिर से पहले वाला सवाल दोहराया। निकाल दिया होगा उसके डैड ने, मजे से लुकमा दिया। वो वनीत भैया आए हैं ना? तो अच्छा, वनीत आया हुआ है, फिर ठीक। मुझे लगा मेरी बेटी को अकेला छोड़कर आ गए। अच्छा, अभी मॉम डैड वापस नहीं आए? सनान ने उनकी बातों के दरमियान पूछा। नहीं, अगले हफ्ते वापसी है उनकी। अच्छा, तो मैं चला सोने, आज मैं सुकून से सोऊंगा। उसने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते अंगड़ाई लेते हुए कहा। क्यों, क्या वहां सुकून की नींद नहीं आती? सुकून की नींद वो चुड़ैल सोने दे तब ना, उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा तो समीर के डैड का कहका बुलंद हुआ। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? सोहा तेजी से घर में दाखिल हुई और सीधा ही किचन में कुक को हदायत देती फहीमा की तरफ बढ़ गई थी। मैं ठीक, तुम सुनाओ? उसे अपने सामने देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं भी ठीक हूँ, ये दोनों कहाँ हैं? अभी तक सो रहे हैं क्या? उसने मतलाशी नजरें दौड़ाई और अपने तई तुक्का लगाया, जो सही भी था। हाँ, दोनों अपने अपने कमरों में सो रहे हैं। वनीत कैसा है? वो नहीं आया? नहीं, वनीत भैया तो सुबह ही चले गए थे, जरूरी मीटिंग थी। उसने सीढ़ियां चढ़ते बाबाज बुलंद कहा। वो जब समीर के कमरे में पहुंची तो वो खिलाफे तवक्को फ्रेश होकर निकल रहा था, और उसे फ्रेश देखकर उसने खुदा का शुक्र अदा किया और जल्दी से स्नान के कमरे की तरफ बढ़ गई। लेकिन वो तवक्को के ऐन मुताबिक बेड पर ऊंधा लेटा अभी तक नींद के मजे ले रहा था। उसे यूं सोता देखकर उसे तप चढ़ी थी। उठो यार सेनू, जल्दी करो, यूनी नहीं जाना। उसने उसे टोका दिया। स्नान ने तेज रोशनी से तंग आकर अपने मुंह के ऊपर तकिया किया और चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसे हिलता न देखकर सोहा को मजीद तप चढ़ी। समीर भी उसके पीछे वहीं चला आया। ये तो नहीं ऐसे उठने वाला। उसने बेखबर सोए सनान को देखा। सोहा ने गुस्से में पास पड़ा, पानी का जग उठाया और सारा उसके ऊपर उल्टा दिया। इस कार्रवाई पर बेखबर सोता सनान हड़बड़ाकर उठ बैठा। बेयकीनी से उसे देखते लंबे लंबे सांस ले रहा था। क्या है यार? उसने सोहा को घूरा। क्या इतनी देर से तुम्हें उठा रही हूं और जनाब की नींद ही पूरी नहीं हो रही? उसने उसकी कबट से उसके कपड़े निकालकर उसकी तरफ उछाले, जिसका मतलब था कि अब उठ गए हो तो सही से उठ ही जाओ। बेटा नाश्ता तो कर लो। फहीमा ने तीनों को दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा तो पीछे से हाँक लगाई। इट्स ओके आंटी, हम वहीं से कर लेंगे, सोहा ने चलते चलते जवाब दिया। वैसे वो तुम्हारा जलाद सिफ्त भाई चला गया? सनान ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। तुमने क्या कहा मेरे भाई को? सोहाए ने आंखें छूटी किए वार्न करते हुए अंदाज में कहा। अगर आइंदा कहा ना तो फिर देख लेना। ये खूबसूरत चेहरा, ये खूबसूरत आंखें आज यूं तन्हा क्यों हैं? वो सीढ़ियों पर अकेली बैठी थी जब उसे अपने पीछे से मध्यम सरगोशी सुनाई दी। उसने रुख मोड़कर पीछे देखा तो फारिस खड़ा था। फारिस उसके साथ ही टिक गया। वैसे थैंक यू उस दिन लिफ्ट के लिए। सोहा को नासमझी से देखते पाया तो वजाहत कर दी। इट्स ओके, तो हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। हाय, मैं फारिस, और तुम? उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और सवालिया नजरों से उसे देखा। न्यू कमर। सोहा ने आंखें फैलाए उसे देखा। यानी कि हो सकता था जिस सोहा के बारे में ना पता हो। लेकिन अब तो खासा पुराना हो गया हूँ। बात करते हुए उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा सोहा को मबहूत कर देती थी। यकीनन उसे आए 2 हफ्ते हो चुके थे। आई एम सोहा, सोहाए आलम। वैसे अपने भाई के बारे में बताओ। मेरा भाई? ओ, वनीत भैया। यकीनन उसे भी उसके भाई के बारे में आगे ही मिल चुकी थी। वो दरअसल मेरे लिए ज्यादा ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव? उसने दोहराया। और फैमिली में कौन कौन है? समीर और सनान भी फैमिली मेंबर्स ही में ही है। फैमिली? उसके चेहरे का रंग बदल गया। मेरे मॉम डैड नहीं है। ओह सॉरी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। इट्स ओके, वो तो इस वक्त ही मुझे छोड़कर चले गए थे जब मैं सिर्फ 6 साल की थी।
तब से वनीत भैया ने ही मुझे पाला है, इसलिए वो इतने पॉजिटिव हैं मेरे लिए। और समीर और सनान मेरे कज़न हैं। माहौल की कशीदगी को कम करने के लिए सोहा ने कहा। फिर यूं ही चलता रहा। कभी कभी वो इकट्ठे बैठकर बातें कर लेते तो, लेकिन शायद अब ये तो रेगुलर हो गया। लेकिन दोनों जानते न थे कि दोनों को साथ बैठकर बातें करना क्यों अच्छा लगता है। अब भी दोनों साथ ही बैठे थे। तुमने आगे का क्या सोचा है? फारिस ने खामोश बैठी सोहा को देखा। मतलब स्टडीज के लिए मैं डांस एकेडमी ज्वाइन करूंगी। हाँ, एक यही चीज थी जिसमें फारिस ने उसे यूनी में इंटरेस्टेड देखा था, बल्कि वो मास्टर भी थी डांसिंग। मतलब पाकिस्तान में तो डांसिंग का कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आउट ऑफ कंट्री चली जाऊंगी। तो तुम आउट ऑफ कंट्री चली जाओगी? फारिस ने बदले से लहजे में इस्तफसार किया तो सोहा उसे देखकर रह गई। दूर खड़े सनान ने दोनों को यूं साथ साथ देखा तो चेहरे के तासरात बदल गए। अब वो दोनों यूं ही अक्सर साथ ही नजर आते थे। सोहा का फारिस की तरफ बढ़ता हुआ झुकाव सनान को पसंद नहीं आ रहा था। वो इन दोनों को छोड़ के इस तीसरे शख्स के साथ कैसे बातें कर सकती है? पता नहीं क्या दिल, लेकिन उसके दिल में कुछ खटक रहा था। सोहा, तुम इस ग्रुप में ऐड करने का तो नहीं सोच रही ना? सनान से रहा ना गया तो जरा ताव देते लहजे में बोला। पहले तो सोहा उसका अंदाज देखकर ठटकी और फिर कदरे संभल कर बोली, किसे? फारिस को? तुम पागल तो नहीं होगे? मैं उसे क्यों ग्रुप में ऐड करने लगी? और वैसे भी ग्रुप का रूल है नो एंट्री फॉर अदर पर्सन। सोहा ने जल्दी जल्दी स्नैक्स के पैकेट लाके रखे। समीर मूवी सेट कर रहा था जो अभी कुछ देर में वो देखने वाले थे। हर वीकेंड पर वो इसी तरह मूवी देखा करते थे। समीर मूवी सेट करके सोफे पर आकर बैठा। घर की तमाम लाइट्स बुझा दी गई थी। वो यकीनन कोई हॉरर मूवी देखने वाले थे। इतने स्नैक्स, यकीनन समीर का इशारा टेबल पर पड़े दर्जनों स्नैक्स के पैकेट्स की तरफ था। इतने इतने तो इसने अकेले ने ही चट कर जाने हैं। तो मूवी चलाओ। अभी मूवी के 10-15 मिनट ही गुजरे थे। वो पूरी महवियत से फिल्म देखने में मसरूफ थे कि मोबाइल की रिंगटोन ने डिस्टर्ब कर दिया। कौन है ये? सनान स्क्रीन पर नजरें जमाए गुस्से में बोला। हाँ, कौन है ये? किसका मोबाइल है? सोहा भी वैसे ही टोन में बोली थी। समीर की हंसी छूट गई। मेरी माँ, तेरा फोन है। उसने उसका फोन उसके सामने किया तो उसने खुशियानी होकर फोन उसके हाथ में से पकड़ लिया और उनको डिस्टर्ब ना करने के लिए उठकर बाहर चली गई। किसका फोन था? उसके बाहर जाने के बाद सनान ने समीर से पूछा। और किसका हो सकता है? उसके आशिक का। समीर ने बज़ाहिर सरसले लहजे में कहा। तो यानी उसका अंदाजा सही साबित हुआ। सनान ने ग्लास विंडो के पार खड़ी सोहा को देखा जो उनको भुलाए अब फोन पर मजे से लगी हुई थी। साथ ही स्विमिंग पूल के नीले शफाफ शांत पानी में 14वीं का चांद का अक्स झिलमिला रहा था। वो कॉल खत्म करके वापस आई तो फिल्म खत्म हो चुकी थी। लाइन्स चल रही थी। तो यानी उसने 1.5 घंटे फोन पर बात की थी। मूवी कैसी थी? उसने उनके आगे सवाल किया। बकवास। सनान का दिमाग तो पहले ही चल गया था। उसे हल्का सा धक्का देता जीने चढ़ गया। इसे क्या हुआ? सोहा हुंको की तरह उसका बदला हुआ रवैया देख रही थी। कुछ नहीं, चलो हम भी सोने चलते हैं, काफी देर हो गई है। समीर ने बात को बदल दिया। अच्छा सो बताओ, तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हो? फारिस ने सोहा से सवाल किया। मैं सबसे ज्यादा अपने भाई से प्यार करती हूँ, उसने खुशरंग आंखों से देखते हुए जवाब दिया। और उसके बाद फारिस शायद उसे और कुछ सुनना चाहता था। फिर सेमी और सैनू, यू नो व्हाट, हम बचपन से एक साथ हैं। बल्कि तब से जब हम पैदा ही हुए थे तब से ही हम एक साथ हैं। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। बीते लम्हों को याद करके उसके चेहरे पर अनोखी मुस्कुराहट फैल गई। और मैं? फारिस ने बेसाख्ता पूछा तो एकदम खामोशी छा गई। ये वो सवाल था जिसका जवाब उसके पास नहीं था। वो यूं ही गिंग बस उसे देखती रही। शायद उसे फारिस से ऐसी किसी सवाल की उम्मीद नहीं थी। ना जाने क्यों 24 घंटे पटर पटर बोलती उस लड़की को उसके सामने बोलती बंद हो जाती थी। डिनर पर चले? अब उसने इस बात को छोड़ नहायत लगाव से धीमे लहजे में पूछा। और तुमने मुझे विश भी नहीं किया। बर्थडे है मेरी आज, उसने शिकवा किया। ओह सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड स्माइलिंग। उसने उसकी पुरानक मुस्कुराहट के नजरों में रखते हुए उसके शिकवे का मदावा किया। तो फिर चले? फारिस ने काज से पूछा। हैप्पी बर्थडे यार फारिस। सनान ने पीछे से निकलकर एकदम उनके सरों पर धमाका किया और दोनों अपनी अपनी जगहों पर उछल कर रह गए उसकी यूं अचानक आंत पर। और ये क्या, तुम दोनों अकेले अकेले डिनर पर जा रहे हो? मिलकर पार्टी करते हैं। क्यों, क्या ख्याल है? उसने दांत वसूलती नजरों से दोनों को बारी बारी देखा। वो काफी देर से खड़ा इन दोनों को देख रहा था। वो जलसी थी या कुछ और, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे इन दोनों का साथ रहना अच्छा नहीं लगता। उसे सोहा से मोहब्बत थी ना फारिस से, कोई दुश्मनी। फिर दिल में ये दावत ना जाने क्यों थी। चलो चलो जल्दी करो, उठो यार सोहा। भाई फारिस की फर्स्ट बर्थडे है और इस यूनी में और खासकर हमारे साथ तो एक ग्रैंड पार्टी तो बनती है और हमारा तो हाफ से है और आज सो नो नीड टू वरी। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फारिस को पार्टी का आइडिया कोई ख़ास पसंद नहीं आया। वो तो अकेले सोहन के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। हाँ प्लीज़ चलो ना, करते हैं। वो तो खुद उससे झिझकती थी। सो उठ गई और सनान की बात मनवा ही ली।
तो चलो फिर पहले शॉपिंग करते हैं, सनान ने नारा लगाया। सोहा के मुस्बत जवाब ने उसे खुश कर दिया था। वो शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे, ड्रेसेस सिलेक्ट करते। फारिस ने एक नज़र सोहाए को देखा जो ड्रेसेस देखते बातों में मशगूल थी। लाइट ब्लू कलर की जीन्स और साथ लाइट पिंक सी शर्ट, जेबेतन किए अपने सुर्ख रंग बालों को शानों पर बिखेरे। तमाम लड़कियों से बात मुख्तलिफ और खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता था। उसने एक लाइट सी ग्रीन कलर का सादा सा काम किया हुआ घुटनों से नीचे तक आता लंबा फ्रॉक उसके सामने किया। फारिस ने फ्रॉक वाला हाथ उसके सामने किया और मुस्कुराया। ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मैंने आज तक ऐसा कोई ड्रेस नहीं पहना। मैं कैसे पहनूं? उसने कमजोर सी दलील पेश की। वैसे ये सच ही था, उसने आज तक ऐसा कुछ पहना ही नहीं था। हालांकि मेकअप भी कभी कभार हल्का फुल्का सा ही बस। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने ड्रेस वापस रख दी। जल्दी करो यार, और कितना टाइम लगाओगे? सोहा ने सुस्त सुस्त हाथ चलाते सनान को कहा। अभी इतना काम पड़ा है। यार क्या हो गया है? कर तो रहा हूँ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे। पता नहीं, उसने कहते कहते फिक्रा अधूरा छोड़ा। तमाम लाइट्स शट ऑफ हो गई। ठीक 12 बजे लाइट्स को रोशन किया गया जब वो खूबसूरत 4 पीस पहने बिल्कुल दरमियान में टेबल पर रखे बड़े से खूबसूरती से सजे हुए केक के पास खड़ा था। उसने इधर उधर देखा, जिसकी नजरें मतलाशी थी वो नजर न आई। तमाम लोग, जिसमें यूनी के बहुत से दोस्त भी थे, इसे विश कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे। एक नाजुक सी जनाना आवाज कानों में पड़ी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। देखते ही आंखों में खुशकुन हैरत के तहत फैल गई थी। वो उसके ऐन सामने उसका पसंदीदा वही सी ग्रीन घुटनों से नीचे तक आता फ्रॉक पहने खड़ी थी। उसे देखते उसके लबों पे मुस्कुराहट फैल गई। लंबी सी फ्रॉक के साथ हल्की सी ऊंची हील पहने वो डगमगा रही थी। ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने इन सब लड़कियों को सलामी पेश की जो इतनी लंबी लंबी हील्स पहने टिक टिक चलती थीं। उसे लगा ये उसकी सबसे खूबसूरत बर्थडे पार्टी है। मुझे अच्छा लगता है तेरा मेरे साथ होना, अच्छा लगता है तेरा हंसना, मेरी बातों पे मुस्कुराना। मैं ये नहीं कहूंगा कि इश्क है तुमसे, बस सांसें रोक देता है तेरा पास ना होना। इन दोनों की हालत भी कुछ यूं ही थी। बचपन से साथ रहते रहते वो एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हो गए थे। वो एक ही दिल के 3 खाने थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। चौथा खाना अभी अधूरा था, मगर उसकी जगह फारिस को देने पर दिल कतई आमादा नहीं था। वो फंक्शन के बाद घर आई तो खासी खामोशी छाई हुई थी जो मामूल से बिल्कुल उलट थी। सबके चले जाने के बाद भी वो काफी देर फारिस के साथ ही रही थी। इस भूली सी चिड़िया का दिल भूला दिल। वो आई तो सामने ही उसकी तरफ पुश्त किए सनान मजे से बैठा था। उसे लगा तो यही चलकर उसके सामने गई तो वो किसी मजनू दीवाने की तरह बैठा स्मोकिंग कर रहा था। एस्ट्रे भी तकरीबन भर चुकी थी। तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? उसने हंसकर माहौल को, इस शांति को जाहिर करने की कोशिश की थी। उसके जवाब में वो कुछ नहीं बोला, यूं ही सिगरेट के कश लेता रहा। सोहा उसके इस रवैये पर बदकी और बगौर उसे देखा। वो किसी टेंशन में तो नहीं, लेकिन कुछ भी हो जाए वो सोहा की बात का जवाब ना दे ये तो हो ही नहीं सकता। उसका दिल बेचैन सा हो गया। क्या है यार सेनू, तुम्हारा चेहरा क्यों ऐसे उतरा हुआ है? वो ना चाहते हुए भी सख्त लहजे में कह गई। वाह सोहा, मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम्हें हमारी 22 साल दोस्ती भूल गई इस 2 दिन की मोहब्बत में। कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? वो तो पहले ही सख्त तबाह हुआ था, सो फट गया। सोहा टुकर टुकर उसका मुंह देखे गई। हमें भूल जाओगी, अपनी 22 साल जिंदगी में भूल जाओगी इतनी जल्दी? तुम ऐसे हमसे बगावत कर लोगी? मैंने ख्वाब में तो क्या ऐसी बात कभी जहन में भी नहीं लाई थी। वो वहीं उसके लफ्जों को जांचती रही। छोड़ो यार सोहा, तुम उसकी बातों को दिमाग खराब हुआ है इसका, और कुछ नहीं। तुम आओ कॉफी पियो। बुरा तो समीर को भी लगा था सोहा का उनको छोड़ छाड़ किसी तीसरे के पास भागना, लेकिन वो जानता था ऐसी बातों का क्या फायदा, सो चुप ही रहा। उसने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि वो दोनों क्या सोचते होंगे। उसे तो इन्हें यूं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। क्या वो सच में अपनी इनके साथ हर हर लम्हा उनके साथ बिताई 22 साल जिंदगी भूल रही थी? क्या वो सच में बागी हो रही थी? लेकिन बगावत का अंजाम तो कभी अच्छा नहीं होता। सनान उसके पास से होता हुआ गुजर गया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और उसके आने का इंतजार करने लगा, लेकिन वो यूं ही खड़ी रही। उसे शक हुआ कहीं वो कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल गया था। समीर ने उसे घूरा कि ये उसकी ही गलती थी। क्या जरूरत थी यूं गुस्सा करने की? अब मोहब्बत इजाजत थोड़ी मांगती है। वो पलटी चेहरा मुस्कुरा रहा था। ठीक है, तो मतलब मूवी देखने कोई नहीं चलेगा? फिर मैं किसे लेकर जाऊं? उसने हाथ में पकड़े सिनेमा की टिकट लहराए और मसनीत पुरसोच अंदाज में कहा, जिस पर सनान ठटका और जल्दी से जाकर उसके हाथों से टिकट छीन लिया। हम है ना? तेजी से बोला, मुबादा कहीं वो फारिस को लेकर ही ना चल पड़े। उसकी इस हरकत पर सोहा की हंसी छूट गई। वो यूं ही थे, बिना मनाए मान जाने वाले। सनान भी तो उसे खुशी देखना चाहता था, मगर वो बस इतना चाहता था कि वो इन्हें नजरअंदाज ना करे। और ये बात उसने मूवी देखकर लौटते लौटते कही भी थी। अब ठीक है, अब तो राजी हो ना तुम? वो तीनों रात के तकरीबन 2-2:30 बजे मूवी देखकर लौट रहे थे। इर्द गिर्द का कार का कोई सवारी नहीं नजर आ रही थी।
सड़क बिल्कुल सुनसान थी। रेड फरारी कार में ड्राइविंग सीट पर समीर और उसके साथ फ्रंट सीट पर सोहा, जबकि पिछली सीट पर सनान बैठा था। गाड़ी की छत न होने की वजह से हवा बराह रास्त टकरा रही थी, लेकिन गाड़ी के सामने लगा शीशा हवा को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा था। नहीं, ये राजीनामे के लिए बहुत कम है, उसने मसनई संजीदगी से कहा। ऐसा करते हैं, लंदन चलते हैं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। सोहा और समीर ने बैक वक्त उसे मुड़कर देखा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? अभी पिछले महीने तो हम न्यूयॉर्क गए थे और अब फिर? तुम तो सच में पागल हो। पिछले महीने? अबे सुनो, जैसे तुम पिछला महीना कह रहे हो ना, उसे 3 महीने गुजर चुके हैं और तुम्हें क्या मसला है जाने में? सनान तो उसका एतराज सुनकर भड़क उठा। हाँ, मुझे पता है, तुम हम दोनों से बड़े हो और बुढ़े भी हो गए हो ना, इसलिए शायद तुम्हें कहीं जाना पसंद नहीं रहा। लेकिन खैर, मैं और सोहा तो बिल्कुल जवान है और हम तो जाएंगे। क्यों सोहा? उसने सोहा से इस अवसार किया जो मजे से उनकी लड़ाई देख रही थी और साथ साथ हंस भी रही थी। वो तीनों एक ही एज के थे। सनान और सोहा की बर्थडे भी एक ही महीने में आती थी, मगर समीर थोड़ा फासले पर था। ये जिसे तुम इतना एज डिफरेंस बना रहे हो ना, जिसके बिना पर मुझे बुढ़ा कह रहे हो, वो सिर्फ 4 माह का फर्क है, जिसे तुम 40 का फर्क बनाने पर तुले हो, समीर ने नाराजगी में कहा। और उसे सनान का खुद को बुढ़ा कहना पसंद नहीं आया था। सोचकर फिर वो लंदन जाने के बारे में सोचने लगे। जब सोहा के मोबाइल पर मैसेज की टोन हुई, उसने देखा और जवाब लिखने लगी। समीर और सनान बखूबी जानते थे कि ये कौन है। जब हमारे साथ हो तो और कोई भी नहीं। सनान ने उसके हाथ से मोबाइल पकड़कर ऑफ किया और अपनी जैकेट की पॉकेट में डाल लिया और सोहा सीनो सीनो करती रह गई। वो तीनों लंदन के बहुत ही मशहूर बॉयज एंड गर्ल्स पार्लर में बैठे थे। तीनों एक दायरा सा बनाए नीम गर्म पानी में अपने पांव भगोए हुए कुर्सी की पुष्ट से सटिकाए बातों में भी मशगूल थे। साथ साथ स्मोकिंग भी जारी थी। सनान एक कश लेता और सोहा को पकड़ा देता। सोहा एक कश लेकर समीर को दे देती और समीर वापस से सनान को। यूं ही ये साइकिल जारी था और तीनों हर किसी को बिल्कुल भुलाए हुए थे। जब सोहा ने फोन पर मुनीत से कहा कि वो ट्रिप के लिए लंदन जाना चाहती है, तो उसने बिना किसी भी ताकीर के इन तीनों के टिकट पहुंचा दिए थे। आखिर ऐसा हो सकता था कि उसकी बहन कुछ कहती और वो ना मानता। उसने साथ साथ समीर और सनान को खास ताकीद की थी सोहा का ख्याल रखने की। वो दोस्त प्लस कजन होने के साथ साथ उसके गार्ड होने का भी फर्ज निभाते थे। यूं ही वो 1-2 हफ्तों तक लंदन घूमते रहे और वो यहाँ पहली बार नहीं आए थे, बहुत बार आए थे, लेकिन फिर भी बार बार आते रहते थे। वो तकरीबन 2 हफ्तों बाद वापस आए थे। सोहा ने सोच रखा था कि वो फारिस को सरप्राइज देगी अपने वापस आ जाने का। वो मुस्कुराते हुए क्लास में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देख उसकी आंखें फटी रह गई थी। आज वो तकरीबन 2 हफ्ते बाद लंदन से वापस आए थे। सोहा ने सोच रखा था कि वो अपने अचानक आ जाने पर फारिस को सरप्राइज देगी। वो मुस्कुराते हुए क्लास में दाखिल हुई, इधर उधर नजरें दौड़ाई, मगर फारिस नजर न आया। इरफान उनकी क्लास का ही स्टूडेंट था, तकरीबन भागता हुआ उसके पास आया और गहरे गहरे सांस ले रहा था। सोहा, तुमने ये देखा? उसने एक कार्ड उसके सामने लहराया। क्या क्या है ये? उसने भुदक कर पूछा और उसके चेहरे के तासरात सोहा को कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इरफान ने वही कार्ड सोहा के सामने कर दिया। सोहा ने कार्ड पकड़ा और उसे देखते ही चेहरे का रंग फक हो गया। वो फटी फटी नजरों से कभी इधर देखती तो कभी इस कार्ड पर लिखे लफ्जों को, और इस कार्ड पर लिखे हर्फ पर यकीन करना मुश्किल ही नामुमकिन था। सोहा के लिए वो एक वेडिंग कार्ड था जिस पर बड़े वाज़े हरूफ में लिखा था, वेडिंग सेरेमनी ऑफ फारिस वलीद विद निताशा। एन उसी वक्त फारिस क्लास में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर लिखी दुख की तहरीर को नजरअंदाज करता बिल्कुल नॉर्मल चलता हुआ आ रहा था। ये क्या है फारिस? व्हाट इज दिस? सोहा ने चीखना चाहा मगर वो चीख भी नहीं पाई। ये मेरी शादी का इनविटेशन है। कैसे कैसे वो उसे बता रहा था। उसके तासरात बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे वो ये कोई बात ही ना थी। तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, कहते वो एक बार फिर बाहर निकल गया। क्यों क्यों? चूंकि इन दोनों के रिलेशन के बारे में सभी समझते थे तो सभी उसे तासुब भरी नजरों से देख रहे थे। वो भी उसके पीछे बाहर निकल गई। उसका दिल तो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था। यार फारिस, तुम ऐसे कैसे? उमैर ने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। क्या? फारिस ने नासमझी से उसे देखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम ऐसे कैसे और से शादी कैसे कर सकते हो? क्यों? इसमें ऐसा क्या है? उस शख्स की बेहिसी अरूज पर थी। अंदर से आती आवाजों पर सोहा दरवाजे पर ही रुक गई थी। अंदर जाने की हिम्मत ही ना थी। लेकिन तुम और सोहा, क्या तुम सोहा से मोहब्बत नहीं करते? उमैर भी बिल्कुल बेयकीन था। मोहब्बत? वो इस्तेहज़ाइया बोला। सोहा को लगा उसका दिल चीर कर फट जाएगा। तुमसे किसने कहा कि मैं? उसने उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। मैं सोहा से मोहब्बत करता हूँ। वो फिर सब क्या था? वो उमैर की नासमझी पे हंसा। और ऐसी मोहब्बत तो मुझे हजारों लड़कियों से हुई है और ये कोई मोहब्बत नहीं थी। ऐसा रिलेशन तो मेरा हजारों लड़कियों से रह चुका है और तुम तो ये बात जानते ही हो, फिर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? आखिर में वो जरा गुस्सा हुआ।
सोहा को लगा वो छन्नी छन्नी हो चुकी है। काश कि वो कुछ और कह देता, मजबूरियां ही बता देता। उसकी माँ नहीं मानी, वो भी बिल्कुल राजी नहीं है इस शादी के लिए। ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है, वो बिल्कुल खुश नहीं है। तो शायद सोहा को इतनी तकलीफ ना होती जितनी उसे अब उसके अल्फाज सुनकर हो रही थी। कैसे वो उसकी मोहब्बत का मजाक बना गया था। वो लड़की, कॉन्फिडेंट और मगरूर लड़की, ऐसे टूटेगी। उमैर बाहर निकला, एक नज़र सोहा को देकर आगे बढ़ गया। उसके पास उसकी हमदर्दी के लिए कुछ भी नहीं था। फारिस बाहर निकला तो सोहा ने भारी बोझल आंखों से उसे देखा। लाल सुर्ख आंखें बेयकीनी की नमी से भरी हुई थीं। देखो सोहा, मैं और निताशा बचपन से एक दूसरे से अंगेज हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फारिस जानता था वजाहत देने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ तो सुन चुकी थी। और अगर मैं चाहता भी तो भी मेरी मॉम ऐसा कभी नहीं करती, और एक ऐसी लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाएंगी जिसका कोई भी नहीं है, जो लड़कों के साथ रहती है रात को भी। कौन कहता है कि सिर्फ लहजा तकलीफ देता है, लेकिन यहाँ तो मीठे लहजे में तीर से लफ्जों से उसे लहूलुहान कर दिया गया था। उसने कब सोचा था कि उसके इतने पाक भाई बहन के रिश्ते को कोई ऐसे भी तार तार कर सकता था। वो तो इन्हें हमेशा से अपना भाई और वो उसे अपनी बहन समझते आए थे। उनके दरमियान बेतकल्लुफी थी, लेकिन इस रिश्ते का एहतराम सबसे ज्यादा था जो खुद ही उनमें तय पा गया था। लेकिन ये ज़माना हर चीज़ को सिर्फ एक ही एंगल से देखता है। ये ज़माने वाले सिर्फ ज़ाहिरी सूरत पर एतबार करते हैं, बातन में क्या है उसे इनसे कोई सरकार नहीं। आज शाम उसके घर शादी के फंक्शन स्टार्ट हो रहे थे। सोहा, सोहा रुको तो सही। सोहा भागती हुई सीढ़ियां चढ़ते कमरे में भाग गई। दोनों भी उसके पीछे ही थे, मगर उसने इनके आने से पहले दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दिया। वो दोनों वहीं खड़े दरवाज़ा बजाते रहे। उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए हमें, फिर वो खुद ही नॉर्मल हो जाएगी। तो दोनों वहां से हट गए। दरवाजा बंद करती सोहा वहीं ढह गई। दरवाजे से पुष्ट टिकाकर कुछ लम्हों बाद उठी और सख्ती से अपने आंसू पोंछे। अपनी और फारिस की खींची हुई तस्वीरें निकाली और एक एक करके इन्हें फाड़ने लगी। सारी तस्वीरों को बारी बारी फाड़कर बेड पर फेंका और दराज से लाइटर निकाल लिया। हाथ में एक तस्वीर पकड़कर उसे आग लगाई। आग धीरे धीरे सारी तस्वीर को जलाने लगी तो उसने वो तस्वीर बेड पर पड़ी बाकी तस्वीरों पर फेंक दी। उसे संभलने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो दोनों अब बाहर लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठे थे, तो यानी कि उसका दिल सही कह रहा था कि उसकी फारिस के बारे में फीलिंग्स सच साबित हुई थी। कैसे वो शख्स उसकी बहनों जैसी प्यारी सी दोस्त को बर्बाद कर गया था। वो लड़की जिसकी आंखों पर उन्होंने कभी नमी भी ना देखी, आज उसे कोई रुलाकर चला गया था। भाई ऐसे ही तो होते हैं, हर चीज को पहले ही परख लेने वाले। वो भी एक मर्द था, दूसरे मर्द के जज्बात को पहचानता था। वो दोनों खुद को ही मुजरिम समझ रहे थे। तुमने कुछ पकने के लिए रखा है? सनान ने फायर अलार्म की आवाज पर पूछा। वो अक्सर ही कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है। नहीं, मैं तो कुछ नहीं रखा, तुम्हारे साथ ही तो आया हूं मैं। समीर ने भी फायर अलार्म की आवाज पर चौंक कर कहा। कुछ चल तो रहा नहीं, फिर ये क्यों बज रहा है? दिमाग में कुछ झमाका सा हुआ और वो एक साथ खड़े हुए। बैग वक्त नजर सुहा के कमरे की खिड़की पर पड़ी। दोनों देखकर दंग रह गए और सुहा के कमरे की जानिब दौड़ लगा दी। खिड़की में से धुएं के काले बादल उमड़ रहे थे। दोनों हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े थे परेशान हाल। जब वो दौड़ते हुए उसके कमरे के करीब पहुंचे थे, दरवाजे की नाप को घुमाया तो दरवाजा लॉक था। सोहा, सोहा प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजे को धड़धड़ाते उसे पुकार रहे थे, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। दोनों ने एक साथ दरवाजे को धक्का दिया तो लॉक टूट गया। कमरे में दाखिल हुए तो हर तरफ धुआं ही धुआं था। सोहा नजर नहीं आई थी। वो दीवार से टेक लगाए बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। वनीत तेज तेज चलता हुआ उनके पास आया और गुस्से से दोनों के मुंह पर मुक्के बरसा दिए। कैसे कैसे हुआ ये सब? कहाँ थे तुम लोग इस वक्त? हाँ, वनीत उन पर धाड़ा था। तुम लोगों को पता ही नहीं चला कहाँ रहते हो आखिर? डॉक्टर के आने पर वो खामोश हुआ और तीनों उनकी तरफ लपके। देखें, वो भी खतरे से बिल्कुल बाहर है। अगर आप कुछ देर और लेट हो जाते तो शायद उनका बचना मुमकिन नहीं था। अच्छा हुआ आप जल्दी पहुंच गए। आपके पेशेंट को कुछ ही देर में होश आ जाएगा, डॉक्टर कहते हुए आगे बढ़ गया। सोहा ने मुंदी मुंदी आंखें खोली। वो किसी सफेद कमरे में चित लेटी हुई थी। एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। उसने आंखें खोली तो सामने ही वनीत नजर आया। उसके पीछे समीर और सनान भी खड़े थे। कैसी हो मेरी जान? वनीत ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। वो कुछ ना बोली, यूं ही खाली खाली नजरों से देखती रही। ये क्या हरकत थी? तुम्हें अपने भाई का ख्याल नहीं आया? ऐसा करते हुए उसने खुफगी भरे लहजे में कहा, चलो आराम करो तुम, अभी तुम्हारे लिए आराम जरूरी है। और उसके बालों पर बोसा दिया। तो क्या सच में वो अपने भाई को छोड़ के जा रही थी? उसे वो वक्त याद आया जब वो फकत 6 साल की थी, जब उसके मॉम डैड एक कार हादसे में उन्हें छोड़कर चले गए थे। तब से वनीत ने खुद से पहले उसका ख्याल किया था। उसे याद था जब उसका भाई खुद को छोड़ उसके लिए भागा करता था, अपने खाने के फिक्रों को भूलकर वक्त बस उसके लिए फिक्रमंद रहता। उसे याद था तो जब उसका भाई उसे अपने कंधों पर बिठाया करता था। उसके भाई ने अभी तक शादी नहीं की थी, सिर्फ इसलिए कि वजह सिर्फ सोहा। लेकिन क्या वो अपने भाई को छोड़ के जा सकती है? नहीं।
वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो हर सौदा कबूल कर सकती है मगर अपने भाई को छोड़ना ना, कभी भी नहीं। और वो कौन सा इन्हें छोड़ के जा रही थी? ना उसने इन्हें छोड़कर जाना चाहा, ना कोई कोशिश की। तो फिर वो तो सिर्फ किसी की यादों से छुटकारा चाहती थी। उसके साथ बीते लम्हों की यादें मिटाकर। उसकी ख्वाहिश अभी मुंह में ही होती थी, इससे पहले ही उसे पूरा कर दिया जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत खुदसर हो चुकी थी। अब इतनी बड़ी ख्वाहिश टूटी थी, इतनी तकलीफ तो बनती थी। तुम दोनों से एक मेरी बहन संभाली नहीं गई। आज इन्हें घर आए हुए 2 दिन हो गए थे। वनीत का गुस्सा ठंडा नहीं होता था। पता दो मुझे उस लड़के का, जल्दी। क्या नाम था उसका? हाँ, क्या नाम था? कोई उसकी बहन को धोखा देकर चला जाए, ये कैसे मुमकिन था? वनीत ने पिस्तौल निकाला और उसकी मैगजीन में गोलियां मुकम्मल की। वो अपने पिस्तौल की सारी गोलियां उसकी खोपड़ी में उतारना चाहता था। पिस्तौल पर गिरफ्त सख्त की चेहरा भी गुस्से से सुर्ख और भिंचा हुआ था। मिलने वाली इतला पर उधर को चलने लगा था। भैया रुक जाए, भैया प्लीज। उसने सोहा की आवाज पर सीढ़ियों पर खड़ी सोहा को देखा। सोहा मेरी जान, तुम क्यों उठी? अब चेहरे की सख्ती बिल्कुल गायब और अब नरम और शफीक भाई खड़ा था। और तुम मुझे उसके लिए रोक रही हो? क्यों क्यों रोक रही हो? तुम अब भी उस शख्स की परवाह कर रही हो जिसने तुम्हारी कोई परवाह नहीं की। उस शख्स को मरना ही होगा। आखिर जिसने मेरी जान को ऐसे तड़पाया है वो जिंदा कैसे बच सकता है? सोहा जो सीढ़ियों से उतर चुकी थी, उसकी बात से डरकर वो वनीत के रास्ते में आ खड़ी हुई। भाई प्लीज उसे ना मारे, प्लीज। अगर उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की तो क्या हुआ? मैंने तो की है ना, और मैं जानती हूँ हर मोहब्बत हासिल नहीं होती। भाई प्लीज उसे ना मारे, आपको मेरी कसम। आंखों में तैरते आंसू बन तोड़ने को बिल्कुल तैयार थे। अच्छा ठीक है, ये सिर्फ वही जानता था कि उसने ये लफ्ज कैसे अदा किए हैं। उस शख्स को जिंदा देखना उसके लिए नामुमकिन था, पर अपनी बहन ज्यादा अजीज थी। सिर्फ तुम्हारे लिए मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को हाथों में लिया और फिर उसे खुद से लगा लिया। वो तीनों अब उसके भाई के साथ रहते थे। वनीत उसे वहां से ले आया था क्योंकि वो जानता था इस जगह पर रहकर वो नॉर्मल नहीं हो पाएगी। इन दोनों को भी साथ ले आया था। उस पर जितना भी गुस्सा करता, मगर जानता था वही दो उसे खुश रख सकते हैं। वो यूं ही तनतनहा लॉन में खड़ी थी। उसका दिल ना जाने क्यों संभल ही नहीं पा रहा था। अजियत बढ़ती जा रही थी। सोहा यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो खाना खाएं। समीर ने आके उसे नरम से लहजे में कहा। और तुम्हारा जूता कहाँ है? इतने तपते फर्श पर नंगे पांव फिर रही हो? उसके कहने पर उसे जैसे होश आया। तो कहाँ, वो इतनी गर्मियों की दोपहर में तपते फर्श पर नंगे पांव थी, मगर उसे तो कोई जलन महसूस नहीं हुई थी जो अब हो रही थी। वो कितनी देर से नंगे पांव थी उसे तपते हुए फर्श पर मौजूद थी जो पैरों को जला रहा था। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए उसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। सोहा खा क्यों नहीं रही? अच्छा नहीं लगा? समीर ने उसे यूं ही चम्मच पकड़े देखा तो रहा ना गया। वो कब से बस इसी तरह बैठी थी, बस 1-2 निवाले ही लिए थे। समीर ने एक शामी कबाब उसके पुलाव भरी प्लेट में रखा। सोहा ने देखा, मगर फिर वैसे ही। पहले तो वो फैन थी समीर के हाथ के बने खानों की। वैसे भी घर में वही दोनों ही खाना बनाया करते थे, नहीं तो मंगवा लिया जाता। सोहा ने आज तक खुद से कुछ भी नहीं बनाया था। उसे तो कुकिंग नाम की भी नहीं आती थी। जल्दी करो यार, बहुत भूख लगी है। सोहा ने अपने पेट पर हाथ रखकर दुहाई दी। हाँ तो इधर आओ और ये सब उठाकर टेबल पर रखो। समीर की बात पर सोहा ने मुंह बनाया। उफ यार, इतने मजे की कसम से यार, बहुत भूख लगी थी। सोहा ने जल्दी जल्दी बिरयानी खाते हुए कहा। तकरीबन 5 मिनट में ही वो आधी प्लेट खत्म कर चुकी थी। तुम्हें ना रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए, कसम से बहुत चलेगा, यकीन मानो। हाँ, तुम्हारे रेस्टोरेंट के पहला और आखिरी कस्टमर पता है कौन होगा? सोहाय आलम। सनान ने उसे इस तरह ठूंसते देख कहा था। हाँ तो भाई मैं तो आऊंगी, और याद रखना फ्री में पैसे वैसे मैं कुछ नहीं देने। सोहा ने भी मजे से जवाब दिया था। पहले वो कितनी बेफिक्र जिंदगी गुजारा करते थे, ना किसी बात की टेंशन थी ना कोई प्रॉब्लम। लेकिन अब उसकी जिंदगी इतनी वीरान सी क्यों हो गई थी? उसने मासी की यादों से सर झटका, पुलाव की भरी हुई प्लेट को देखने लगी। चलो सोहा आ जाओ। वनीत ने अपने से कुछ फासले पर खड़ी सोहा को बुलाया। वो चलते हुए उसके बराबर में आकर रुक गई। सामने ही एक बदकिस्मत अपनी किस्मत को रो रहा था। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, गलती होगी, खुदा के लिए जाने दो, प्लीज प्लीज। वो घुटनों के बल बैठा गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन वो जहां था वहां माफी नहीं मिलती थी, और उसने जो किया था उसके बाद तो माफी का लफ्ज ही खत्म हो जाता था। तुमने सरे राह मेरी बहन को हाथ लगाया, मैं ये हाथ तोड़ दूंगा। वनीत का गुस्सा अरूज पर था। आखिर कोई उसकी बहन को गंदी नजर से देखे तो वो उसकी आंखें निकाल दे, और उसने उसने तो उसकी बहन को हाथ लगाया था, उसे सरे राह छेड़ने की कोशिश की थी, तो उसे माफी कैसे मिल सकती थी? वनीत ने सोहा को पिस्तौल पकड़ाया, जिसे उसने मजबूती से थाम लिया और उसका रुख उस शख्स की तरफ कर दिया। समीर और सनान उनसे कुछ फासले पर खड़े ये सब देख रहे थे। वो भी उन्हीं के खानदान का हिस्सा थे, मगर दोनों भाई बहन किसी गलती की माफी नहीं, कोई रियायत नहीं। ये सब देखते हुए उसके दिल दहल जाते थे। प्लीज प्लीज, खुदा के लिए छोड़ दो। मैं अभी उसके अल्फाज मुंह में थे कि गोली सीधी उसके दिल में पेवस्त हो गई। खून की एक फुहार निकली और फिर खून उसके कपड़ों समेत फर्श को रंगता गया।
सोहा का निशाना बिल्कुल ठीक जगह पर लगा था, सीधा उसके दिल में। मुनीत ने दांत देती नजरों से उसे देखा तो वो अंदर की तरफ बढ़ गई। चेहरे पर किसी किस्म के तासुर से आरी था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन यहाँ हर किसी का हिसाब लिया जाता है। वो एक पल रुकी, उनके चेहरों को देखा, फिर आगे बढ़ गई। मोहब्बत इंसान को मुजरिम बना डालती है, मगर कभी कभी हम दिल लगी को मोहब्बत समझ बैठते हैं। वो बेहतरीन शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करके आ रही थी। वो अब कदरे बेहतर हो गई थी, जिंदगी की तरफ लौट रही थी, इसलिए अकेली शॉपिंग करने चली आई, ये जाने बिना कि जिंदगी उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। वो अभी अपनी कार के करीब ही पहुंची थी जब किसी ने पीछे से उसके मुंह पर दवा लगा रुमाल रख दिया था। वो अभी अपनी कार के करीब ही पहुंची थी, देखा तो टायर पंक्चर। उसे जी भरकर गुस्सा आया। शाम हो रही थी, उसने टैक्सी के लिए इधर उधर सड़क पर नजरें घुमाई थी। वो बिल्कुल अपने होने वाले हालात से अनजान सड़क पर देख रही थी कि शायद कोई टैक्सी मिल जाए, कि किसी ने पीछे से एक रुमाल उसके मुंह पर रख दिया था। वो इस अचानक अपदात पर बौखलाई और अपने नाजुक हाथों से इन भारी भरकम हाथों को अपने मुंह से हटाने की नाकाम कोशिश करने लगी, मगर रुमाल पर लगी दवा जल्दी उसे होशो हवा से बेगाना कर गई। रात के 8 बजने वाले हैं और सोहा का अभी तक कुछ पता नहीं, और वो साला इंस्पेक्टर रिपोर्ट भी नहीं दर्ज कर रहा। उसकी गुस्से से भरी आवाज से सारे दरो दीवार हिल गए। मुनीत भाई, आप टेंशन ना लें, वो ठीक ही होगी, उसने बिल्कुल खोखली उम्मीद से कहा। न जाने वो कहाँ चली गई थी, किसी को कुछ इल्म नहीं था। वो वहां से हर जगह देख चुके थे, बंदे बंदे से पूछ लिया था, मगर किसी को कोई खबर नहीं। वनीत चले पैर की बिल्ली बना चक्कर पे चक्कर लगा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसकी जान से प्यारी बहन ना जाने कहाँ थी। सुहाई की आंख खुली तो देखा कि वो किसी पिंजरे में कैद है। एकदम से दवा का सारा असर जायल हो गया था और फटी फटी नजरों से इधर उधर देखा। वो एक कमरे के बीचों बीच मौजूद थी। कमरे के आगे सलाखें लगाकर उसे कैद खाना सा बना दिया गया था। उसने देखा तो वो अकेली नहीं थी, वहां उस जैसी और भी लड़कियां मौजूद थीं, जो खुद वहशत और खौफ से नीली पड़ चुकी थीं। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ यहाँ क्या होने वाला है। वो कोई अजीब सी बंद सी जगह थी। उसने सामने देखा तो वहां कई मर्द फिर रहे थे। यकीनन उनमें से ही कोई होगा जो उसे यहाँ लाया। उसने पिंजरे में बंद सारी लड़कियों को देखा। खौफ से उसकी आंखें भीग गई थीं। वो जानती थी उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सारी लड़कियां ही अपनी किस्मत पर मातम की ना थीं, और वो चीखती गिड़गिड़ाती, मगर वहां उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। आओ आओ मेरे भाई आओ। वहां सामने ही कुर्सी पर बैठे एक शख्स को, जो सिगरेट पीने में मसरूफ था, ने एक शख्स को पुकारा। आजा कैस मेरे भाई। कैस चलता हुआ उसके पास आकर रुक गया। लंबा द्रास का चौड़ी पोस्ट। कैस ने पीछे मुड़कर देखा तो इतनी सारी लड़कियों को देखकर हैरान हो गया। जिमी, ये इतनी लड़कियां? उसने फिर से रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। कैसा लगा सरप्राइज? देख कितनी लड़कियां मिल गईं, और देख तो सारी की सारी एकदम जवान और खूबसूरत हैं। ज़ईम ने खबासत से मुस्कुराते इन लड़कियों की तरफ देखकर कहा। अब सबको ये तो इल्म हो ही चुका था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो लड़कियों को अगवा करके उन्हें बेचने वाला कोई ग्रुप था। कैस ने फिर से पीछे इन किस्मत मारियों को देखा। किस कदर खराब किस्मत थी उनकी, जो वो उनके हत्थे चढ़ गई थी। उसका चेहरा किसी भी जज्बात से आ रही था। आंखों में एक दुख की रमक सी महसूस हो रही थी। कैस की नजर इन तमाम लड़कियों के बीचों बीच बैठी सोहा पर रुकी और अटक गई। ब्लू या ब्लैक जीन्स, उसे समझ नहीं आया कि वो डार्क ब्लू जीन्स है या फिर ब्लैक, और उसके साथ पहनी हुई रेड टी शर्ट, जो अब बिल्कुल अपनी पहचान खो चुकी थी, और उसके ऊपर से शिकस्ता हाल और सफेद पड़ता चेहरा। उसे ना जाने क्यों दुख हुआ। बावजूद कोशिश के उससे नजरें नहीं हटी, और वो उस पर नजरें जमाए खड़ा था। जब सोहा ने उसकी तरफ देखा, एक पल को दोनों की नजरें मिली, तो उसने नजरों का जाविया बदल लिया। अब बस जल्दी से अच्छी सी डील हो जाए तो मजा आ जाए। और तुम तो जानते हो आजकल जवान और खूबसूरत लड़कियों की डिमांड ज्यादा है, तो मुझे उम्मीद है इनसे हमें अच्छा फायदा हो जाएगा। गलीज नजरों से उन्हें देखते खबासा से मुस्कुराया। लेकिन खतरा भी तो है। कैस उसके सामने वाली कुर्सी पर टिक चुका था। एक भटकती सी निगाह उन पर भी डाल देता। खतरे की तुम टेंशन ना लो मेरे यार, वो है ना हमारा शेर सिंह, वो सब संभाल लेगा भाई। इसीलिए तो इन हरामखोर पुलिस वालों से दोस्तियां लगाई हैं। आखिर साले अब काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? प्लीज हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। ज़ईम इस वक्त आने वाली तमाम लड़कियों को देख रहा था। वो और कैस ज्यादा से ज्यादा भी 26-27 के थे, और ऐसे धंधे में बिल्कुल नातजर्बाकार लगते थे। सिर्फ लगते ही थे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ज़ईम का तो ये खानदानी बिजनेस था, और कैस का ना तो ये कोई खानदानी बिजनेस था और ना उसके दिल में खोट थी। मगर वो फिर भी इस मकरू खेल में उसका साथ देने पर मजबूर था। पिछले 5 सालों से वो उसके साथ था, मगर फिर भी उसका दिल मैला नहीं हुआ था। उसकी नजरों में कभी गंदगी नहीं उतरी थी। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तुम लोगों को जितने पैसे चाहिए वो मेरा भाई दे देगा।
मैं वादा करती हूँ, मुझे जाने दो। मेरी जिंदगी आंसू उसकी आवाज को रोक रहे थे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज। उसका बस दिल चाह रहा था कि कोई बस उसे एक दफा यहाँ से निकाल दे, बस एक दफा। लेकिन जानती थी यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसकी गिड़गिड़ाहटों पर ज़ईम ने भरपूर कहका लगाया था, ना मेरी जान ना, हमें पैसों के लिए तुम्हारे भाई की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो ऐसे ही बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत सा पैसा। ये तुम्हारा हुस्न है ना, ये देगा हमें पैसा। वो खबासत से हंसता उसके चेहरे को देखते हुए बोला। अपनी गंदी उंगलियां उसके चेहरे पर फेरी तो पीछे खड़े कैस को ना जाने क्यों आग लग गई। उसका शिद्दत से दिल चाहा कि वो उसका हाथ तोड़ दे, मगर खुद पर जब्त किए खड़ा रहा। आज उसको यहाँ कैद हुए चौथा दिन था और हर दिन बच निकलने की उम्मीद कम होती जा रही थी। उसके साथ की कई लड़कियां बिक चुकी थीं और हर चढ़ते दिन के साथ उसका दिल मजीद खौफ में डूब जाता। रातें भी कम कुछ डरावनी नहीं थी। कब इन गलीज मर्दों में से कोई उसे निवाला बनाकर निकल गया। खौफ था कि बढ़ता ही जा रहा था। वो जब से यहाँ आई थी ऐसे ही वीरान आंखों से जागती रहती। मुसीबत क्या होती है, मुश्किल किसे कहते हैं, ये अब उसने जाना था। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं करती। पिंजरे नुमा कमरे के एक कोने में दीवार से टेक लगाए अपने हाल पर रो रही थी। या अल्लाह जी प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दें, प्लीज अल्लाह जी, आप तो सबकी मदद करते हैं। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शायद उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अल्लाह को पुकारा था, उससे दुआ की थी और उससे की गई दुआएं कभी रद्द तो नहीं होती, लेकिन हर इंसान अपने किए का खुमियाजा जरूर भुगतता है। आजा मेरे यार, तू इस कारोबार में होके भी इतना शरीफ क्यों है? आजा तू भी हमारी तरह मौजें कर, ऐश ऐश उड़ा। देख तू फ्री में इतनी लड़कियां हैं, जिंदगी के मजे ले, जवानी इंजॉय कर। शायद जमी उसे एक शराफत हजम नहीं होती थी। नहीं, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, कैस ने सरहद से इनकार कर दिया और उधर देखा जहां उसकी नजरों का करार रहता था। जिमी ने भी उसकी नजरों का ताकुब किया तो होंठ आपो आप मुस्कुराने लगे। अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से उसने फौरन नजरों का जाविया बदल लिया। चल बेटा, तू भी क्या याद करेगा, ओए इस लड़की को बाहर निकाल। उसने बात करते करते अपने पास से गुजरते शख्स को हुक्म दिया। ले आज ये लड़की तेरी मौजें कर। वैसे भी ये लड़की किसी को देना नहीं चाहता था, खूबसूरती सबसे ज्यादा, अच्छा मोल लगना था, इसलिए तो अब तक बचा कर रखी थी। मगर चल तू मेरा यार है, रख ले इसे। ओए इस लड़की को कैस के कमरे में छोड़ के आओ। उसके हुक्म पर दो लड़के सोहा को घसीटते हुए ले जाने लगे और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी खुद को छुड़ा पाती। लेकिन कैस के मुंह से ही ना नहीं निकला। अच्छा था उसके पास रहेगी तो महफूज रहेगी। वो भी सर झटकता कमरे की तरफ बढ़ गया। दो लोग उसे जबरदस्ती घसीटते हुए एक कमरे में छोड़ गए। वो दरवाजे की तरफ लपकी मगर दरवाजा उसके मुंह पर खटाक से बंद हो गया। वो वहीं कमरे के बीचों बीच बैठ गई और आंसू बहाने की कुछ देर बाद अब उसने कमरे की तरफ देखा था। इस कदर गंदी जगह पर इतना साफ सुथरा और खूबसूरत कमरा हालांकि इतना बड़ा नहीं था मगर फिर साफ रखा गया था। कमरे के बीचों बीच एक सिंगल बेड पड़ा हुआ था। कमरे को देखते हुए वो अपने हालात को यकसर भूली हुई थी। वो अपने हवास में तब लौटी जब दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज आई। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा, आंखों में नमी फिर से चमकने लगी। आने वाला आकर कुर्सी पर बैठ गया। सोहा की उस तरफ पुश्त थी। कैस ने कमरे के बीच में लुटी पुटी बैठी इस लड़की को देखा। उसे देखते ही उसके दिल को ना जाने क्या हो जाता था। उसने सिगरेट की डब्बी में से एक सिगरेट निकाली और उसे लाइटर का शोला दिखाया और फिर सुकून से सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगा। बाहर रात गहरी होती जा रही थी और उसके दिल में भी पल पल अंधेरा छा रहा था। उसने कभी ना सोचा था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर वो यूं बेबस होगी। वो दूसरों की आंखें निकाल देने वाली किसी का यूं तर निवाला बनने वाली होगी। कैस कुर्सी से उठा, चलते हुए उसके करीब आया और कोहनी के ऊपर से बाजू से पकड़कर उसे खड़ा किया। सोहा जी जान से तड़प गई, आंखें भल भल आंसू से भरने लगी। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, प्लीज जाने दो। वो उसके इरादों से बेखबर उसकी गिरफ्त में मचलने लगी। उसका दिल चाह रहा था कि उसका कत्ल कर दे मगर मुकाबिल की गिरफ्त ज्यादा सख्त थी और वो कुछ भी ऐसा करने की पोजीशन में नहीं थी। कैस ने उसे यूं ही मचलते देख सख्ती से पीछे दीवार से लगाया। सोहा ने मौका देखे बिना उसके सीने पर हाथ जमाया और उसे अपनी पूरी कुव्वत से धक्का दे दिया। इस अचानक हमले के लिए कैस बिल्कुल भी तैयार नहीं था। गिरते गिरते बचा। सोहा ने मौका गनीमत जाना और दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचती कैस ने उसकी कलाई सख्ती से जकड़ ली। सिगरेट नोशी और हर जगह से उसकी आंखों में हल्की हल्की लाली मौजूद थी। उसका तो खुद पे बस नहीं चल रहा था उसके सामने और वो लड़की उसका जब्त आजमा रही थी। उसने उसे कलाई से खींचकर सीधा किया। उसका रोते हुए सुर्ख और सफेद चेहरा उसके सामने था। उसकी आंखों में डूबता ही चला गया। यूं बेबस होकर उसे अपनी ओर खींचा और उसके फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए। वो बेड पर बैठी मुसलसल आंसू बहा रही थी। वो उसकी जिंदगी, उसकी इज्जत बर्बाद करके वहां से जा चुका था। आज उसकी इज्जत उससे छीन ली गई थी। इस मगरूर लड़की को ऐसे तोड़ा गया था कि वो किरसी किरसी हो गई थी। ऐसा कुछ होगा उसके साथ, इसका तो उसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था।
बल्कि कभी ख्वाब ख्याल में भी गुमान ना किया था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या है ना, हर इंसान को अपने किए का बदला देना है। ये दुनिया मुकाफाते अमल की जगह है। यहाँ आपके साथ भी वही होता है जो आप दूसरों के साथ करते हैं। उसके साथ भी वही हुआ था, उससे भी उसके गुनाहों का बदला लिया गया था। इस पल उसे क्या क्या ना याद आया था। उसके सारे गुनाहों की तफसील उसके आगे चकराने लगी थी। वो जब वो और सेमी और सनान मिलकर वो गुनाह किया करते थे, एक लड़की होकर वो लड़कियों की इज्जतें बर्बाद करने में उनके साथ बराबर की शरीक होती थी। वो उनके साथ लड़कियों को कभी जबरदस्ती और कभी मोहब्बत का झांसा देकर पकड़ने में हमेशा से उनके हमकदम रही थी। आज तक कोई लड़की उन्हें पसंद आई हो और वो उन्हें ना मिली हो, यही लड़की है। समीर ने खाली सड़क पर चलती हुई एक लड़की की तरफ इशारा किया। तो मतलब शिकार ज्यादा दूर नहीं है। सोहा ने नजरें उस लड़की पर जमाते मजे से उंगलियां चटखाते हुए कहा। आखिर उसके भाइयों ने किसी चीज की ख्वाहिश की और वो पूरी ना हो। गाड़ी उस लड़की के करीब रोकी। सोहा ने जल्दी से उतरकर पीछे से उसके मुंह पर दबा लगा रुमाल रखा और इससे पहले कि वो लड़की कुछ करती दवा ने अपना असर दिखाया और वो लड़की होश से बेगाना हो गई। तो सोहा ने उस लड़की को गाड़ी में पटका और खुद भी फ्रंट सीट पर बैठ गई। इन्हें किसी ने नहीं देखा था। अपनी कार्रवाई के मुकम्मल हो जाने पर अब वो खुशी खुशी वापस जा रहे थे। वो काफी वक्त से कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसे तो ये भी मालूम ना था कि उसकी गलती क्या है, उसे यहाँ क्यों लाया गया है। कोई आया और उसके मुंह पर पट्टी को नीचे खींचा, जिससे पहले वो खांसने लगी और फिर लंबे लंबे सांस लेने लगी। हाय वेलकम, कैसा लगा? यहाँ आकर किसी ने पीछे से आवाज में कहा। फिर वो चलती हुई इसके आगे रखी कुर्सी पर बैठ गई। सोहा ने बगौर उस लड़की को देखा। आंखों में चमक उभरी, जैसे कहना चाहती हो, वाह भाई, चॉइस अच्छी है। हाँ तो मिस सानिया, कैसा लगा आपको यहाँ आना? वो जो कोई भी थी उसका नाम भी जानती थी। उसने अपना खुश्क गला तर किया। सोहा मुंह पर मुस्कुराहट सजाए उसके रंग उड़े चेहरे को देख रही थी। अभी तो उस चेहरे के मजीद रंग उड़ने बाकी थे। क्यों लाई हो मुझे यहाँ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो क्यों लाई हो मुझे यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? उसके यूं बोलने से तंग आकर सोहा ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तो तुम्हें जानती हूँ, और डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी मैं। सोहा ने जरा रुक कर फिर से अपनी बात जारी रखी। बस एक काम है तुमसे, अगर तुम बखुशी वो कर दोगी तो अच्छी रहोगी, वरना कैसा काम? उसने डरते हुए पूछा। बस एक रात, सोहा ने दूबदू जवाब दिया। उसके अल्फाज सुनकर उसकी जान निकल गई। उसने फटी फटी निगाहों से अपने सामने खड़ी इस्तेज़ाइया मुस्कुराती लड़की को देखा था। वो क्या है ना कि मेरे भाई प्लस बेहतरीन से दोस्त को तुम पसंद आ गई हो और वो तुम्हें चाहता है। अब क्या करूं भाई? भाई प्लस फ्रेंड ने पसंद किया है तो बात तो माननी ही थी ना। अब तुम भी जल्दी से मान लो ताकि ये सारा झंझट खत्म हो। और देखो, प्यार से कहा है तो मान जाओ, वरना मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है। सोहा ने उसकी कुर्सी के दोनों एतराफ अपने बाजू रखे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जहां डर और खौफ वाजे था। नहीं प्लीज मुझे जाने दो, मेरी इज्जत बर्बाद ना करो प्लीज। वो बिलखने लगी। चुप, तुम्हारी कोई इज्जत खराब नहीं होगी, और तुम चाहो तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम वो भी दे देंगे। नहीं, मुझे जाने दे, मुझे मेरे घर जाना है प्लीज। आप भी तो एक लड़की हैं, मुझे जाने दो, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। मैं लालची नहीं हूँ जो लालच में आ जाऊंगी। तुम जैसी लड़कियां ही हैं जो औरतों की इज्जत को बदनाम करती हैं। सिसकते आखिर में वो चिल्ला उठी। लेकिन वो नहीं जानती थी वो बहुत गलत जगह बोल रही है। सुहाय ने उसकी बकवास से तंग आकर हाथ उठाया तो पड़ने वाला तमाचा उसकी बोलती बंद करवा गया। बहुत बकवास कर रही हो तुमसे कहा था सीधे से बात मान लो, वरना अपनी बात मनवाना। सोहाए आलम को बहुत अच्छी तरह आता है। सोहा ने गुस्से में गुर्राई। यार क्या बकवास है, ले जाओ इसे। सोहा ने तनक कर उनकी तरफ देखे बगैर करीब खड़े समीर और सनान से कहा। लेकिन ये हुक्म खास समीर के लिए था। वो उनकी दोस्ती और उनकी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में सही और गलत भी भूल चुकी थी। वो ये भी भूल चुकी थी कि वो भी एक लड़की है, उसकी भी कोई इज्जत है, उसके साथ भी कुछ हो सकता है। लेकिन वो अपनी ताकत के नशे में सबको फरामोश कर बैठी थी। वो शायद भूल गई थी कि अगर वो यहाँ पकड़ी नहीं भी गई तो वो आसमानों में बैठा खुदा सब देख रहा है। उसके पास हर चीज का हिसाब है, वो हर चीज पर कादिर है। उसे इस वक्त क्या क्या याद ना आया था, अपनी हर गलती, अपना हर गुनाह, जिसे आज तक उसने कुछ समझा ही नहीं था। लेकिन इसके ऊपर उस पर ऊपर वाले ने ऐसे ऊंचा उड़ाकर नीचे पटका था। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दें, अल्लाह जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे यहाँ से निकाल दें, मुझे अपने भाई के पास जाना है। अल्लाह जी मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। वो दीवाना वार रोते हुए बोल रही थी। वो खुद नहीं जानती थी वो क्या कह रही है, लेकिन उसका दिल बोल रहा था। उसका दिल कह रहा था, यूं ही हर किसी को अपने गुनाहों की सजा मिलती है और वो अपने गुनाहों का बदला इस दुनिया में भी चुकाता है और फिर इस आखिरत में भी। लेकिन वहाँ उस आखिरत के अजाब ज़्यादा दर्दनाक हैं। चंद लोग इसी दुनिया में अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं, ये अल्लाह का खास करम है उन पे। यानी अल्लाह चाहता है कि वो सुधर जाएं, अपने गुनाहों से तौबा करके उसकी तरफ लौट आएं। उसे इस बात की भी खुशी हो रही थी कि अल्लाह ने उसे चुना और उसकी गलतियों को, उसके गुनाहों को उसके सामने ला खड़ा किया।
उसकी आंखें खोल दी गई, उसका दिल रोशन किया गया। ये यकीनन उसकी किसी नेकी की वजह से था, मगर वो जहां तक नजरें दौड़ाती उसे तो कोई नेकी नजर ही ना आती। बस गुनाह ही गुनाह थे, सर उठाए खड़े हुए। लेकिन वो रब हमसे बेहतर जानता है हमारी कोई छोटी सी नेकी भी कब उसे पसंद आ जाए। वो तो बस मौके की तलाश में है, कब उसके बंदे सदके दिल से उससे माफी मांगे और उसकी तरफ लौट आए। वो अब वक्फे वक्फे से सिसकारी भर रही थी, लेकिन इसका दिल मुतमईन होता जा रहा था। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। कैसे कैसे कर सकता हूं मैं ऐसा? मैं किसी के साथ कैसे कर गया ये सब? वो गुस्से से अपने बाल नोच रहा था। बस नहीं चल रहा था कि अपना कुछ कर डाले। इस कदर गंदी जगह पर रहकर भी उसने खुद पर काबू रखा था, और फिर आज उसे क्या हो गया? वो क्यों उस लड़की के सामने खुद पर काबू नहीं रख पाया? वो कैसे किसी लड़की की इज्जत पामाल कर सकता है, वो भी वो जिससे उसे मोहब्बत होने लगी? वो ऐसा शैतान कैसे हो सकता है? वो रो देने को हो गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सोहा उसकी आंत पर डर गई और खुद में सिमट गई। आंखें रात भर रो रो कर सूज चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखों की सुर्खी भी रत जगह का पता दे रही थी। वो उसकी तरफ आया तो जल्दी से बेड से उतर गई। आंखें टिप टिप आंसू बहाने लगी। प्लीज कुछ मत करना मेरे साथ, मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। वो उसे अपनी तरफ बढ़ते देख हवास बाख्ता होने लगी। वो उसे कहने तो कुछ और आया था, लेकिन वो उससे डर रही थी। फिर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, प्लीज प्लीज कुछ मत करना। वो खासी डरी हुई थी और बचाव के लिए अपने हाथ पांव मार रही थी। ठीक है, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैं रिलैक्स। वही हाथ उसने बेसाख्ता अपने हाथों में लिए। उसकी नरम गोसी आवाज पर उसके आंसू एक पल को थमे। आई एम सॉरी। सोहा ने यकदम पलकें उठाकर उसे देखा तो चेहरे पर शर्मिंदगी साफ नजर आई। रियली वेरी सॉरी फॉर लास्ट नाइट, उसने उसकी तरफ देखते नरम लहजे में कहा, लेकिन जानता था कि वो इतनी जल्दी नहीं मानेगी। उसके इतने बड़े गुनाह पर वो उसे इतनी जल्दी माफ नहीं कर सकती। आखिर इतनी जल्दी भरोसे कायम नहीं होते। वो बेड के किनारे पांव नीचे लटकाए हुए थी जब कैस कमरे में दाखिल हुआ। आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उसके पास आया। उसे यूं अपने करीब आते देख सोहा खुद में सिमटी। उसका रिएक्शन देख वो उससे कुछ फासले पर रुक गया। ये लो कुछ खा लो, उसने एक शापर उसकी तरफ बढ़ाया। जानता था वो जब से यहाँ आई है कुछ भी ढंग से नहीं खाया। वैसे यहाँ किसी को ढंग का कुछ मिलता ही कहाँ है। ये तो एक कैद खाना है, यहाँ पसंद का या ढंग का तो कुछ नहीं मिल सकता ना। सोहा ने चुपचाप वो शापर पकड़ लिया। कितने दिन हुए उसे कुछ भी खाए हुए, वरना तो उसे सिर्फ सूखी रोटी और साथ पतली शोरबा दाल मिलती, जिसे भूख मारने के लिए खाना ही पड़ता। शायद वो उस पर यकीन कर रही थी, इसलिए वो 4 दिनों से एक ही कमरे में थे, मगर दोनों के माँ बहन फासले बरकरार थे। सोहा अब खुद को महफूज तस्वुर कर रही थी। उसे अब गंदी नजरें खुद पर महसूस नहीं होती थीं। उसका डर भी बहुत कम हो गया था, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। वो जहां थी वहां डर खत्म हो ही नहीं सकता था। उसे किसी भी तौर पर घर जाना था और इस गंदी जगह से निकलना था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। उसे अभी और बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। कर क्या रहे हैं आप? 2 हफ्ते होने को आए हैं और मेरी बहन का कोई अता पता नहीं। वो चिल्लाया। आप कुछ कर भी रहे हैं या नहीं? वनीत पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, बल्कि चीख रहा था इंस्पेक्टर पर। देखें वनीत साहब, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप इत्मीनान रखें, आपकी बहन जल्द ही मिल जाएगी। उसके बरअक्स इंस्पेक्टर तहम्मुल से बात कर रहा था। कैसा इत्मीनान और कितनी देर? अगर आप मेरी बहन को नहीं ढूंढ सकते तो बता दीजिए, मैं खुद ही ये काम सारा अंजाम दे दूं। लेकिन वनीत मुतहम्मल कैसे हो सकता था? उसकी बहन उसकी नजरों से दूर थी। वो जैसे उसने तिनका बराबर तकलीफ ना पहुंचने दी थी। आज ना जाने किस हाल में थी। वो जिन से सोया ना था, कोना कोना छान मारा था, लेकिन वो मिलनी थी ना मिली। समीर और सनान का भी यही हाल था, गोया उन पर नींद हराम हो गई थी। मुनीर साहब तहम्मुल रखें, हमने कहा ना कि कर रहे हैं कोशिश। इंस्पेक्टर भी फट पड़ा। मिल जाएगी आपको आपकी बहन, हम पुलिस वाले हमें अपना काम करने दें, और अगर आपकी बहन के बारे में कोई भी क्लू मिला तो हम आपको बुला लेंगे। फिलहाल आप जाएं और सुकून करें। आखिर में इस इंस्पेक्टर ने वनीत से आजिज आकर उसे जाने का ही कह दिया। मैं क्यों इन मुफ्तखोरों के पास चला आया? वो बाहर जाते हुए बुड़बड़ाया। उसने इस लम्हे को कोसा जब वो सोहा का केस लेकर उनके पास आया था। समीर और सनान ने भी उसके साथ ही थे और अब उसके साथ ही बाहर निकल गए थे। वनीत की टेंशन का सबको अंदाजा था, मगर शायद अब देने के लिए भी तसल्ली बाकी नहीं रही थी, जिसके बगैर एक पल नहीं गुजरा था कभी। आज उसके बगैर 2 हफ्ते होने वाले थे। उनकी बहनों जैसी दोस्त गायब थी और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। सबसे ज्यादा गुस्से और बेबसी का आलम में वनीत था। आखिर इतने पैसों का क्या, इतने मुकाम, इतने ताल्लुकात का क्या फायदा जब वो अपनी बहन को ही नहीं ढूंढ पा रहा। उसे खुद से शर्मिंदगी महसूस होने लगी। हाँ भाई, कैसे हो? अब तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते। ज़ईम ने मुस्कुराते हुए कैस पर तंज किया, जो वो फौरन ही भांप गया। वो अभी अभी उसके पास आ बैठा था। काम पूरा हो गया? ज़ईम ने सिगरेट मुंह में रखी और फिर उसे लाइटर का शोला दिखाया। कश लेते हुए बोला, यार ज़मी, वो इससे आगे उसे बोला ही नहीं गया। वो आगे बोल भी तो वो काम पूरा नहीं हुआ। उसने बमुश्किल जुमला पूरा कर दिया। उसे जो काम दिया गया था यकीनन वो उसे पूरा नहीं कर पाया था। वो इन गुनाह के कामों में हिस्सेदार नहीं बनना चाहता था। वो दिल से कभी ये काम नहीं कर पाया था। उसे उनसे इन सब कामों से घिन आती थी, मगर फिर भी उनके साथ था।
वजह वजह सिर्फ उसकी मजबूरी थी जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। क्या कहा तुमने? काम काम पूरा नहीं हुआ तुमसे? ज़ईम से गुस्से से खड़ा हो गया और दरमियान में पड़े टेबल को लात मारकर दूर फेंक दिया। मेरी इतनी बड़ी डील का सत्यानाश कर दिया तुमने। वो उस पर चिपटा और उसका गिरबान पकड़कर धाड़ा। मेरा काम बर्बाद कर दिया तुमने। एक काम कहा था वो भी नहीं हुआ तुमसे। उसकी आवाज़ पर सब जहाँ थे वहीं मुंजमद हो गए। इतना गुस्सा, और वो भी कैस पर, पहली बार देखा था। सो सारे तमाशाई बने खड़े देख रहे थे। अब क्या सजा होनी चाहिए तुम्हारी? हाँ बोलो। ज़ईम इधर से उधर चक्कर काटने लगा। गुस्से से रगें फूलने लगी। उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ था उसने कहा, और काम पूरा नहीं हुआ तो सजा तो बनती ही थी। कैस वहीं खड़ा उसे देखता रहा। एक पल दिमाग में झमाका होने से वो रुका। कहर बरसाती नजरों से कैस को देखा। उसे कैस को सजा देने का बेहतरीन तरीका मिल गया था। जाओ और जाकर इसकी महबूबा को लेकर आओ। मैं भी तो देखूं अब ये उसके साथ कैसे ऐश करता है। आज रात वो मेरे कमरे में मेरे साथ रहेगी, उसने दांत पीस कर कहा, और साथ ही कैस के सर पर बॉम्ब गिर क्या मिसाइल सब कुछ ही चला डाला। वो उसकी बात पर बस उसका मुंह ही देखता रह गया। आखिर इससे बेहतर और कौन सा तरीका हो सकता था उसे सजा देने का? और ये सजा से कहीं ज्यादा मामला हसद का था। आखिर वो इतनी खूबसूरत लड़की के साथ इतने दिनों से था और वो लड़की भी चुपचाप रहे जा रही थी। ये काम उसका था, सरबराह वो था। उस हसीना पर किसी और का हक उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस लड़की को तो उसने पास होना चाहिए उसके बिस्तर पर। यही बात थी जो उसे उस दिन से चुभ रही थी। आखिर इस कैस की इतनी औकात नहीं थी कि उसकी बराबरी करे। ये अच्छा तरीका होता है किसी को तड़पाने का। उसकी मोहब्बत को उससे छीन लिया जाए और फिर उसे किसी काबिल न छोड़ा जाए। कैस की आंखों में सुहा के लिए मोहब्बत वाज़ेह नजर आती थी जो ज़ईम को हसद का शिकार कर रही थी। और अब तो वो बस उसकी थी। उसे सुहा से कोई लगाव नहीं था। वो तो बस हवस में अंधा था। क्या कर रहे हो ज़मी? तुम वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसे इतना बड़ा धचका लग चुका था। ज़ईम की बात ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसका दिल बंद होने को करीब था। कैसे कैसे वो सोहा के साथ कैसे? जाओ, सुना नहीं तुम्हें? लेकर आओ इस लड़की को मेरे कमरे में। वो जोर से धाड़ा। उसकी धाड़ सुनकर दो लड़के कैस के कमरे की तरफ भागे। कैस की हालत देखकर उसे सुकून सा मिला था। वो उसे दोस्त कहता आया था, सिर्फ जुबानी कलामी, मगर कभी उसने दिल से उसे दोस्त नहीं माना था। कैस भी कहाँ उसे दोस्त मानता था, बस मजबूरी के तहत उसके साथ रह रहा था। वही दोनों लड़के सोहा को घसीटते हुए बाहर ले आए थे। चलो आज मेरी बारी। ज़ईम घुटनों के बल जरा सा झुका और सोहा का मुंह दबोचने लब भींचे बोला। कैस का दिल चाह वो अभी उसका सर फाड़ दे, मगर वो खुद को कितना बेबस महसूस कर रहा था ये सिर्फ वही जानता था। हर तरफ उसके आदमी थे। वो कोई भी कदम उठाने की पोजीशन में नहीं था। ज़ईम ने सोहा का बाजू पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। प्लीज जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कोई बचाओ। सोहा की आंखें फिर से दरिया बहाने लगी। वो चीख रही थी मगर बेसुध। उसने मदद तलब नजरों से कैस की तरफ देखा। शायद वो ही कुछ कर दे। उसकी आंखें, उसके लहजे में टपकते जज्बात, शायद उसे कोई तसल्ली पहुंचा दे। मगर वहां भी कोई मदद, कोई हौसला, कोई तसल्ली नहीं थी। कैस ने उसकी नजरों का भरम टूटने के डर से नजरों का जाविया मोड़ लिया और उसका दिल कट कट गया था। जब उसे लगने लगा कि वो अब महफूज है, उसके साथ अब कुछ नहीं होगा, तब फिर उसे सूली पर लटकाया जाने लगा। उसकी जिंदगी उसे इतना बदतर वक्त देगी उसने कभी नहीं सोचा था। वो यूं बेबस होगी जिंदगी के किसी मोड़ पे, उसका तो तसव्वुर भी नहीं था। उसकी आंखों से स्याल रमा था। और कितना इम्तिहान अल्लाह जी, और कितनी आजमाइश, उसने रोते हुए दिल में सोचा। तुम्हें क्या लगा था अब तुम इसके साथ ही रहोगी? कोई और तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। ज़ईम ने सख्ती से उसके बालों को जकड़ा जिस पर सोहा की सिसकी निकल गई। आखिर औकात ही क्या है इस कैस की? मेरे सामने वो मेरी बराबरी नहीं कर सकता। बड़ा आशिक बना फिरता है, लेकिन देखो तुम्हारा वो आशिक तुम्हें बचा नहीं पाएगा अब, उसने मुस्कुराते हुए फातिहाना अंदाज में कहा, जिस पर सोहा दहल गई। कैसे कैसे? वो मुसलसल गुस्से में था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी सबसे कीमती चीज ले गया हो। उसने गुस्से में स्टूल को ठोकर मारी तो वो दूर जा गिरा। उसे अपना सर थाम लिया था। दिल तो चाह अपने बाल नोच डाले। कोई आपसे आपकी जान मांगता है ना तो कैसा महसूस होता है। उसे ये सब अब फील हो रहा था। उसकी मोहब्बत को, उसकी पहली मोहब्बत को, पहले प्यार को कैसे उसके सामने तार तार किया जा रहा था और वो बेबस था। उसकी मोहब्बत जिसका उसने अभी खुद से भी इकरार नहीं किया था। उसकी हालत इस 5 साल पुराने कैस की सी होगी। उसने खुद को इतना बेबस महसूस किया जितना 5 साल पहले किया था, जब कोई उनकी छोटी सी फैमिली को नजर लगा के चला गया था। उसकी इकलौती प्यारी बहन और उसकी बेवा माँ के साथ घर में घुसकर ज्यादती की गई थी। वो इस वक्त अपना MBA कंप्लीट कर रहा था। उसके बाप की बचपन में वफात की वजह से घर में थोड़ी तंगी थी, मगर उसकी खुददार माँ और बहन कपड़े सीकर और ना जाने क्या क्या करके घर चला रही थी, और वो भी यूनिवर्सिटी के बाद काम करता था। यूं उनका खर्चा पूरा हो रहा था। बाप की वफात की वजह से वो उनके ज्यादा करीब था और उसे अपनी इकलौती बहन और माँ से बेपनाह मोहब्बत थी। वो उनके लिए कुछ भी कर सकता था, मगर उसकी मोहब्बत को नजर लग गई। वो यूनी से लौटा तो आगे का मंजर उसके लिए जहन्नुम से भी ज्यादा खौफनाक था। उसकी बेवा माँ और उसकी इकलौती बहन के साथ घर में घुसकर ज्यादती के बाद उनका कत्ल कर दिया गया था। उसकी सारी दुनिया उजाड़ दी थी। वो दोजानों बैठा अपनी किस्मत पर मातम कर रहा था।
वो जब भी ये वाकया याद करता उसके गाल आंसुओं से तर हो जाते। और उसका बाप तो था नहीं, उसे उसकी माँ और उसकी बहन भी छीन ली गई थी। और अब जब उसे जिंदगी की कोई उम्मीद मिली, जीने की वजह लगने लगी, तो फिर वही क्यों उससे इतना बड़ा इम्तिहान लिया जा रहा था। एक बार फिर उसकी मोहब्बत के साथ वही हो रहा था। क्यों क्यों क्यों? वो मुर्दा कदम उठाते बाहर आई। राहदारी बिल्कुल खाली थी। आज फिर उसकी इज्जत को तार तार किया जा चुका था। अब तो रो रो कर उसके आंसू भी खुश्क हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था अब उसकी जिंदगी का क्या मकसद है, अब उसकी तकदीर में और क्या रह गया। क्यों उसे इतने जुल्म झेलने पड़ रहे हैं। वो चलती जा रही थी जब किसी ने अचानक सख्ती से उसे उसके कंधों से थामकर दीवार से लगाया। इस अचानक हमले पर वो बौखला गई थी। कैस बगौर देखने पर वो वाजे हो गया। उसका चेहरा गुस्से और बेबसी से जलता अंगारा बना हुआ था। उसकी सलाख सी उंगलियां उसके बाजू में खुपती जा रही थी। उसने उसकी तकलीफ जानकर अपने हाथ हटाए। उसके चेहरे और गर्दन पर नजर आते दरिंदगी के निशान देखकर उसकी मुठ्ठियां भींच गईं, जबकि सोहा फिर से हिम्मत हार गई और उसके आंसू उसके रुखसार भगोने लगे। सोहा ने अपने आंसू पोंछे जो बावजूद रुकने के बहते ही चले जा रहे थे। उसके सामने एक ही मंजर बार बार चल रहा था। कैस की बाजू में खुपती हुई उंगलियां। उसने बाजू के इसी हिस्से को देखा जहां उसे वो लम्स अभी भी महसूस हो रहा था। उसने बाजू सहलाकर वो लम्स खत्म करना चाहा, मगर ना जाने क्यों वो इस मंजर को भूल नहीं पा रही थी। कैस की लाल सुर्ख आंखें वो चाहते हुए भी फरामोश नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में जलते मोहब्बत के शोले और साथ भड़कता कर उसे किसी पल चैन नहीं लेने दे रहा था। उसका दिल अलग ही लय पर धड़क रहा था। क्यों? उसका दिल उसके तड़पने पर तड़प रहा था। ये क्या हो रहा था उसके दिल को? लेकिन अगर ये मोहब्बत थी तो फिर वो क्या थी? क्या था वो जो वो फारिस के लिए महसूस करती थी? वो मोहब्बत नहीं थी तो फिर वो क्या था? वो उसके लिए ऐसा क्यों महसूस करती थी? लेकिन अजीब बात यह कि इतने दिनों में वो उसे कभी याद नहीं आया। वो अब उसके लिए एक भूली भटकी याद बनता जा रहा था। उसकी याद अब उसका दिल नहीं चीरती थी। तो क्या वो मोहब्बत थी ही नहीं? उसने अपने दिल से सवाल किया। हाँ, क्योंकि शायद कभी कभी हम किसी की जरा सी परवाह, किसी का अपनी तरफ झुकाव मोहब्बत समझ बैठते हैं, लेकिन ये मोहब्बत तो नहीं होती। हम नादान क्यों जरा सी परवाह को मोहब्बत समझ बैठते हैं? क्या हम मोहब्बत के लिए इतने ही भूखे हैं? लेकिन हाँ, वो थी मोहब्बत के लिए भूखी। बचपन से बस एक ही चीज की तलाश, मोहब्बत। इसलिए वो इतनी मजबूत लड़की किसी की भी बातों में आ गई और उन पर यकीन कर बैठी। वनीत ने उसे सब कुछ देने की कोशिश की, किसी की कमी महसूस नहीं होने दी, मगर माँ बाप की मोहब्बत का गैप कोई कैसे पूरा कर सकता है? उसी गैप को वो गैर इरादी तौर पर दूसरों से पूरा करवाने के आसरे करने लगी थी। तभी तो बाहर से इतनी मजबूत दिखने वाली अंदर से उतनी कमजोर निकली कि किसी की भी बातों पर यकीन कर बैठी, ये जाने बिना कि उनकी हकीकत क्या है। वो मोहब्बत और वक्त गुजारी में फर्क ही ना कर पाई। पता तो तब चला जब उसकी मोहब्बत के साथ उसका इत्तेमाद, उसका भरोसा चिकनाचूर हो गया। तब उसे लगा कि जैसे उसकी जिंदगी रुक जाएगी, मगर जिंदगी जमूद का तो नाम नहीं। लेकिन देखो, अब उसे वो याद नहीं आ रहा। उसकी याद उसे तकलीफ नहीं दे रही थी। ये सब कुछ उसे कैसे बताया? उसने बताया कि मोहब्बत में तड़पना क्या है। कोई आपसे एक पल भी दूर जाए तो दिल कैसे रुक जाता है। उसे याद थी तो बस कैस की कुर्ब में सुर्ख होती आंखें और उसकी तड़पने पर अपने दिल का तड़पना। वो और कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी। जल्दी निकलो यहाँ से, छापा पड़ गया है, जल्दी करो जल्दी करो, बाहर पुलिस आ गई है। बाहर शोर मच रहा था। वो भाई, पुलिस ने छापा मार दिया है अपने अड्डे पे, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। ज़ैन के पूछने पर उसने तेज तेज सांस लेते हुए सारे मामले से आगाह किया। क्या छापा पुलिस का? सारे जल्दी से जरूरी सामान उठाओ और पिछले दरवाजे की तरफ से बाहर निकलो। ज़ैन ने सबको मुतला किया और खुद भी पिछले दरवाजे की तरफ भागा। तमाम लोग वो जरूरी सामान उठाने लगे। उनके लिए पैसे से जरूरी क्या था? ज़ैन पिछले दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजे के आगे कैस खड़ा था। क्या हुआ? कैस ने उसे यूं भागते और डरे हुए देखकर पूछा। तो वो कभी किसी सिचुएशन से नहीं डरता था। वो, कैस मेरे यार, जल्दी चल तू भी, वो पुलिस ने अपने अड्डे पर छापा मार दिया है, तू भी आजा, निकल ले। ज़ैन ने जल्दी जल्दी उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। अपना सारा हसद, सारी जलन भूलकर उसे साथ चलने की ऑफर की, क्योंकि अभी तो उसे इससे बहुत सारे काम लेने थे। अभी तो उसे अपने साथ रखने का बदला पूरा कराना था। ऐसे कैसे उसे यहीं छोड़ जाता? अभी तो उसे अपना पालतू बनाना था। क्या पुलिस? कैस ने नासमझी से उसे देखा। हाँ, पुलिस छापा मार दिया। ना जाने किसने इन्हें इस जगह का बताया। मैं छोड़ूंगा नहीं इस गद्दार को, उसने बल खाते हुए कहा। पुलिस करीब आ रही थी। उसने निकलना चाहा, मगर रुक गया। सामने ही कैस ने पिस्तौल उस पर तान रखी थी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। शोर शराबे पर पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस उन तक पहुंच चुकी थी। वो दांत पीस कर रह गया और खूंखार नजरों से कैस को देखा। गद्दार तो तुमने? गद्दार, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो राया, ये बदला दिया है तुमने मुझे, मेरे एहसानों का। इतने साल तुम्हें अपने साथ रखा था, इसके लिए उसके लिए एक दिन तुम। इसका बस नहीं चल रहा था कैस का गला दबा दे, मगर फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था। पुलिस उनको घेरे में ले चुकी थी। गद्दार? मैं गद्दार?
मैं नहीं जिमी, नहीं गद्दार मैं नहीं, तू है गद्दार। तूने धोखा दिया है मुझे, तूने भरोसा तोड़ा है मेरा। कैस भी उसी के लहजे में गुर्राया, मगर उसके लहजे में टूटे इत्तेमाद की किरचियां थीं जो चुभ रही थीं। और किस एहसान की बात करते हो? वो एहसान जिसका नुकसान तुमने किया था। ज़ईम उसकी बात पर उसका मुंह देखता रह गया। आखिर वो कहना क्या चाहता था? तुम्हें क्या लगा था मुझे कभी सच का इल्म नहीं होगा? मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि जिनकी तलाश में मैं मारा मारा फिरता रहा वो तुम निकलोगे। उसकी बात पर उसका हलक खुश्क हो गया। मेरी बेवा माँ और इकलौती बहन के साथ ज्यादती करके उनको कत्ल करने वाले तुम हो ज़ईम, तुम हो। कैसे कर सकते हो ऐसा? पहले मेरी माँ बहन के साथ ऐसा किया और फिर मुझे ही अपने साथ मिला लिया। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। हर गलत काम में तुम्हारा साथ दिया कि तुम उस दरिंदे को पकड़ने में मेरा साथ दोगे। लेकिन मुझे क्या इल्म था, जिस दरिंदे को पकड़ने के लिए मैं तुम तक पहुंच गया, तुम्हारे साथ मिलके काम किया, वो तुम ही निकलोगे। आंखों में लहू लेकर वो चिल्लाया था। उसके यूं राज अफशानियों पर ज़ईम का सांस वहीं कहीं हलक में ही अटक गया था। ये सब उसे कैसे पता चला? ये तो, लेकिन देखो सच कभी चलता नहीं है, वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और देखो ये सच भी सामने आ ही गया। और कब तक छुपाते तुम इसको? आखिर को पता तो चलना ही था। लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त माना, तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरा भरोसा चिकनाचूर कर दिया। तुम्हें तरस नहीं मेरी बेवा माँ पर, मेरी इकलौती प्यारी बहन। बोलते हुए उसकी आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी। लेकिन ये वक्त रोने का नहीं, रुलाने का था। अपने सबसे बड़े दुश्मन को जो ठीक उसके सामने खड़ा था। तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया? मेरा बाप तो था नहीं, मुझसे मेरी माँ और बहन भी छीन ली तुमने। उसके दर्द को वहां मौजूद हर शख्स महसूस कर सकता था। पुलिस तमाम लोगों को कब्जे में ले चुकी थी और तमाम लड़कियां भी बाजियाब करवा ली गई थीं। कुछ पुलिस वाले ज़ईम को गिरफ्तार करने के गर्ज से उसकी तरफ बढ़े, मगर उनके बड़े इंस्पेक्टर ने हाथ के इशारे से इन्हें रोक दिया कि वो उसकी लड़ाई थी और उसे पूरा हक था अपना बदला लेने का। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। नहीं, तुम्हें भी वैसे ही तड़पना पड़ेगा जैसे तुमने औरों को तड़पाया है। आज तुम्हारे हर गुनाह का बदला लिया जाएगा। उसकी धमकी पर ज़ईम ने अपना हलक तर किया। वहां से बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। पुलिस उनको घेरे में ले चुकी थी और वो उसके बिल्कुल सामने था। कैस, मेरी बात सुनो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम समझ। उसने इखलाते हुए बोलना शुरू किया, मगर जानता था कि कोई फायदा नहीं। शट अप! कैस उसकी बात काट कर चिल्लाया। ज़ईम सिर्फ इतना जानता था कि उसे इसका इल्म कैसे हुआ, कैसे वो इस रात तक पहुंच गया। सोहा बेड पर बैठी थी। अब तो आंसू भी रो रो कर सूख चुके थे। साथ ही मुकाबिल अपनी हवस पूरी करके सुकून की नींद सो रहा था। उसने साइड ड्रॉर खोला और गैर इरादी तौर पर उसे खंगालने लगी। ये कमरा कैस के कमरे की बनिस्बत बड़ा था। फर्नीचर भी अच्छा खासा था। उसने होले होले ड्रॉर में हाथ घुमाया कि कहीं आवाज़ से वो उठ ही ना जाए, लेकिन वो भी नशियों की तरह बेसुध सो रहा था। उसने हाथ घुमाया तो एक नेकलेस उसके हाथ में आ गया। उसने धीरे से उसे बाहर निकाला और देखने लगी। लंबी सी चेन के बीच में लटकता हुआ एक दिल। उसे लगा कि उसने वो नेकलेस पहले भी कहीं देखा है, मगर कहाँ, उसे याद नहीं आया। फिर अचानक उसे याद आया कि उसने सेम वैसा ही नेकलेस कैस के पास देखा है। उसने नेकलेस को उलट पुलट कर देखा, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन ये कैसे? उसने देखा तो वो दिल खुलता भी था। उसने बगैर आवाज़ पैदा किए उसे खोला तो उसमें एक तस्वीर थी जिसमें 3 लोग थे। बगौर देखने पर उसे पता चला कि दरमियान वाला कैस है और उसके दाएं बाएं शायद उसकी माँ और बहन। वो हर फिक्र से अनजान मुस्कुरा रहा था और अपने बाजू दोनों के गिर्द लपेटे हुए थे। सोहा ने देखा कि वो मुस्कुराता हुआ कितना खूबसूरत लगता है। वो मबहूत सी उसे देखे गई, फिर कुछ ही पल में अपने हवास में वापस लौटी और सोचा कि वो कैस का नेकलेस ज़ईम के कमरे में उसके ड्रॉर में कैसे आया। उसने साथ बेखबर सोए ज़ईम पर नजर डाली और धीरे से ड्रॉर बंद किया और वो नेकलेस लेकर ऐसा ऐसा कदम उठाते बाहर चली गई। दिल के बार बार कहने पर उसने वो नेकलेस कैस को दिखा दिया। कैस ने वो नेकलेस अपने हाथों में लिया और उसे खोला और देखकर दंग रह गया। ये तो उसके नेकलेस की फोटो कॉपी थी। ये कैसे? उसने अपने पास मौजूद नेकलेस भी देखा। उसे अच्छी तरह याद था कि उससे इस जैसे 2 नेकलेस बनवाए थे, एक खुद रखा था और अपनी बहन को दिया था। तो फिर वो ज़ईम के पास कैसे पहुंच गया? उसने कुछ देर सोचा तो जैसे सारी गुत्थी ही सुलझ गई। उसे हर सवाल का जवाब मिल गया था। आंखों में लहू दौड़ने लगा। कैस ने वही नेकलेस अपनी जेब से बाहर निकाला और उसकी आंखों के सामने किया। देखो, ये नेकलेस ये मेरी बहन का था जो मैंने उसे दिया और अब ये तुम्हारे पास से निकला है। क्या मतलब है इस बात का? हाँ बोलो, तुम ही वो दरिंदे हो, है ना? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने पिस्तौल को लोड किया और वापस उस पर तान दी। देखो देखो कैस, मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़। वो गिड़गिड़ाने लगा, मगर उसके गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं था। कैस ने ट्रिगर पर दबाव बढ़ाया तो गोली हवा को चीरती हुई ज़ईम के पेट में घुस गई और उसकी बोलती बंद हो गई। नहीं, कोई माफ़ी नहीं। जो गलती तुमने की है, बल्कि गुनाह, उसकी कोई माफ़ी नहीं है।
ज़ईम फर्श पर गिरा पड़ा, अपने पेट पर हाथ रखे तड़प रहा था, जो खून से लाल हो चुका था। सारे ही उसकी चीखें सुन रहे थे। कैस ने एक और गोली उसके पेट में उतार दी और उसकी चीखें भी खत्म हो गईं। बुरा करने वालों का अंजाम बुरा ही होता है, और वो उसकी तरफ देखकर कहता, इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ गया। एक नज़र सोहा को देखा कि शायद वो अब कभी ना मिले। दिल ने कहा, आखिरी बार देख लो। उसने उसे देखकर उसका अक्स अपने दिल पर नक्श करने की कोशिश की, ना चाहते हुए भी उससे नजरें हटाई और इंस्पेक्टर के आगे हाथ बढ़ा दिए, जिसे समझते हुए इंस्पेक्टर ने इनमें हथकड़ियां पहना दी और उसे अपने साथ ले जाने लगे। वो जाते हुए सोहा को देखता रहा। सोहा ने उसे जाते हुए देखा तो लगा कोई उसका दिल निकाल के ले जा रहा हो। बावजूद कोशिश के रोकने के एक आंसू उससे बगावत कर ही गया। क्या अब फिर उसकी जिंदगी में रोना लिखा था? क्या वो सारी उम्र यूं ही रोती रहेगी? 4 साल बाद, वो आज पूरे 4 साल बाद जेल से रिहा हो रहा था। उसकी सजा तो 7 साल की थी, मगर 4 साल हो गई। ये 7 साल की सजा 4 साल किसकी मेहनत से हुई, वो इससे बिल्कुल बेखबर था। हर कोई उससे मुसाफा कर रहा था कि उसके साथ ये 4 सालों का वक्त बहुत अच्छा गुजरा था। वो भी खुश था और थोड़ा नर्वस कि अब वो अकेला क्या करेगा, लेकिन उसे कुछ तो करना था, जिंदगी तो गुजारनी थी, इसलिए वो ताज़ा दम था। वो यूं ही सोचता हुआ थाने से बाहर निकला। इस दुनिया में आप अकेले आते हैं और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप अकेले ही रह जाते हैं। कोई आपके साथ नहीं होता, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त। आपको जिंदगी की शुरुआत फिर से अकेले होके करनी पड़ती है। वो बाहर निकला तो सामने नजर पड़ते ही कदम खुद ब खुद थम गए। उसने सामने सफेद कार से बाहर आती लड़की को देखा तो आंखें वहीं मुंजमद हो गईं। सोहा भी उसे देख जेल में रहकर वो ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत हो गया था। वो ऐसा ऐसा चलती हुई इसके करीब आ रही थी। सफेद कमीज शलवार और सफेद क्रेप का दुपट्टा उसके चेहरे से मैच कर रहा था। वो इस सादा सी कमीज शलवार में मामूल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये कमीज शलवार उस पर खूब जच रही थी। कैस को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह उसे लेने आएगा, कोई उसका भी मुंतजिर होगा। उसने जेल की बंद सलाखों के पीछे बस इसी एक चेहरे को याद किया, लेकिन अपने दिल को इस बात पर भी मना लिया कि वो उसकी नहीं हो सकती। कभी कभी हम जिस चीज़ की चाहते हैं वो हमारी नहीं होती, ना ही हो सकती है। उसने तो यकीन कर लिया था कि अब तक वो शायद किसी से शादी कर चुकी होगी और वो उसके मुकद्दर में नहीं थी, लेकिन किस्मत ने दिखा दिया कि वो ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है। उसने खुशगवार हैरत से अपने करीब आती उस परी को देखा। जिंदगी तो अब खुश हुई थी उसे देखकर। छोटा सा रास्ता कई 100 मील की मुसाफत पर मुहित हो गया। कैसे हो, उसने खुद को कहते हुए सुना और बमुश्किल रोका। वो खुद में पिछले 4 सालों से कई तब्दीलियां पैदा कर रही थी और कामयाब भी हो रही थी। कामयाबी का आधा सहरा समीर और सनान के सर जाता था, जो उसकी इन सब में भरपूर मदद कर रहे थे। ठीक, इनफैक्ट बिल्कुल ठीक। और तुम? उसने दिलफरेब मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए उससे भी पूछ लिया। उसे खुद को देखते पाकर वो गड़बड़ाने लगी। हालांकि वो घर में इस चीज की कितनी रिहर्सल करके आई थी। उसने धड़कते दिल पर काबू और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई। उसे यूं बैठते देख कैस को झटका लगा और आंखें फाड़े उसे देखा। वो पहले तो अपने लब काटती रही और फिर हिम्मत मुजतमा करके हाथ में छुपाया फूल उसके सामने किया। कैस, उसने लंबी सांस भरी और बिना सोचे बोल दिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विल यू मैरी मी? उसने फिक्रा मुकम्मल करके कैस को देखा तो वो उसे देख रहा था। उसके यूं देखने पर वो झींप गई और सर झुका गई। कैस ने उसका हाथ थामा और उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। मुस्कुराते हुए उसे देखा वो नहीं, मगर उसकी आंखें जवाब दे रही थीं। इट्स माई प्लेयर। उसकी इकरार पर सोहा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे यूं मुस्कुराते देख वो कुछ पल यूं ही खड़ा रहा और दिल ने गुस्ताखी की, भरपूर ख्वाहिश की, मगर वो अपनी ख्वाहिश को दबा गया कि अब तो वो उसकी होने वाली थी, मुकम्मल उसकी। उसे लगा वो जिंदगी में पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ। सोहा ने उसका हाथ थामा और उसे कार की तरफ ले गई थी। सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस सोहा पर टूट कर रूप आया था। आज सारा दिन कैस की उससे नजरें नहीं हटी थी। अब भी वो उसका घूंघट पलटे बस उसे ही देखे जा रहा था। सोहा ने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी एक दिन यूं ही सुर्ख लिबास पहने किसी के सामने बैठी यूं शर्मा रही होगी। उसे तो इन दुल्हनों से सख्त कोफ्त होती थी, मगर कभी कभी जिंदगी में कोई एक आपकी सारी ख्वाहिशें बदल देता है। उसकी नजरों से तंग आकर वो अपना लहंगा संभालते उठी। कैस ने सवालिया नजरों से उसे जाते हुए देखा। वह वापस आई तो कैस का गंदमी हाथ थामा और उसमें एक वेलवेट में पैक की हुई डब्बी रख दी। कैस ने उसे उठाया और खोला तो इसमें एक घड़ी थी। अरे वाह, लगता है मेरे अंदर रहते हुए दुनिया के रवाज बदल गए हैं, उसने मैनीफेजी से पूछा। इशारा उसके प्रपोज करने की तरफ और अब इस गिफ्ट की तरफ था। असूल के मुताबिक तो उसे सोहा को मुंह दिखाई देनी चाहिए थी। ये मेरे बाबा की घड़ी है और मेरे पास उनकी आखिरी निशानी। खुशी से कहते कहते आखिर में वो अफसरदा होगी जैसे। कैस फौरी भांप गया। ब्यूटीफुल, मेरे पास तो मेरे बाबा की कोई निशानी भी नहीं है। वो भी अफसरदा हो गया। सॉरी,
सोहा ने नासमझी से उसे देखा। वो मैं मुंह दिखाई के लिए कुछ नहीं लेके आया, उसने मसनूई अफसरदगी सजाते हुए कहा। मकसद माहौल की अफसरदगी को कम करना था। कोई बात नहीं, तुम्हारी मोहब्बत ही बहुत है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, सोहा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे तो खुद पर हैरत होती थी, वो इतनी समझदार कैसे हो गई। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी की बिल्कुल नई शुरुआत करें, वो भी एक साथ। कैस ने उसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहा। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत बिल्कुल ठीक से करें और एक दूसरे से कुछ ना छुपाएं। सोहा ने भी सर झुकाते हुए कहा कि वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बिल्कुल सच से करना चाहती थी और उसे मुख्तसरन अपने और फारिस के बारे में बताया। सर हनूस झुका हुआ था। ठीक है, मैं भी एक लड़की से प्यार करता था, उसने मसनूई संजीदगी से कहा और बगौर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखने लगा। उसकी बात सुनकर सोहा ने सांस भरा और जख्मी मुस्कुराहट सजाते हुए उसे देखा। उसने भी प्यार किया और उसने भी हिसाब बराबर, लेकिन ना जाने क्यों सोहा को तकलीफ हुई। जानना चाहती हो वो लड़की कौन है और कहाँ है? कैस ने सोहा से महफूज होते लेकिन संजीदगी भरे लहजे में कहा। वो लड़की अभी भी है। सोहा ने दिल में सोचा, उसे इस लड़की का होना पसंद नहीं आया था। वो लड़की इस वक्त बिल्कुल कैस बमुश्किल हंसी रोक रहा था। बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया और प्यार से कहा। उसके जुमले से सोहा की आंखें खुली रह गईं। उसे लगा उसने आज से पहले इतना शीरीन और खूबसूरत फिक्रा नहीं सुना। उसके मुस्कुराने पर कैस भी मुस्कुराता रहा। उनके मुस्कुराने से खिड़की के बाहर मौजूद चांद भी मुस्कुराता रहा। कैस वो करीबी पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। वो शायद उसे कोई बीता वाकया सुना रही थी और वो उसे मुसलसल छेड़ रहा था। उसने उसे दूर से देखकर ही पहचान लिया। वो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, साथ में एक शोख व चंचल सी लड़की। सोहा तो उसे दूर से ही पहचान गई थी कि वो फारिस है और शायद फारिस भी उसे पहचान चुका था। वो बढ़ते बढ़ते करीब पहुंच रहे थे। मैंने इससे मोहब्बत की मगर उसने कदर नहीं की, मैंने भी उसे भुला दिया। सोहा ने बिल्कुल करीब पहुंच चुके उस जोड़े की तरफ देखते हुए कैस से कहा। फारिस ने बखूबी उसका जुमला सुना और उसका मतलब समझ गया। वो उसके चेहरे पर शायद कोई गम कोई दुख देखने का ख्वाह था जो उसे कतई नजर नहीं आया। हाँ, उसके चेहरे पर बशाशत बढ़ गई थी। सर्दी के बाइस उसने लंबा घुटनों से नीचे तक आता कोट पहना हुआ था और उसके साथ इस नौजवान ने भी कोट पहना हुआ था। लेकिन अब सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ मैं। सोहा ने उसके सामने कैस का हाथ मजबूती से पकड़ लिया जैसे कुछ जताना चाहती हो। कैस ने उसे देखा और फिर उसके हाथ में दबे अपने हाथ को फिर मुस्कुराते हुए उसे देखा। दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ गए, नजरों में एक दूसरे को पढ़ लिया और एक की नजरों में अफसोस था तो दूसरे की नजरों में जताते हुए दीप एक। लेकिन साथ चलते कैस और निताशा अनजान बने चलते रहे। यही तो मोहब्बत है। मैं तेरे लिए बागी हो जाऊं तो कोई मेरे लिए यहाँ। मोहब्बतें पाने के लिए अपनी जिंदगियों से अपने दिलों से बगावत करनी पड़ती है, जैसे उसने की थी फारिस के लिए और कैस ने की थी उसके लिए। मगर कैस की मोहब्बत के सामने उसे अपनी मोहब्बत बहुत थोड़ी नजर आती थी, मगर वो उसे पाकर खुश थी, गोया उसे सारी खुशियां मिल गईं।